Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तो बेटा yesterday when we started the topic of events that led up to the first revelation, अब हमें जो है वो उसी टॉपिक को खत्म करके उसका पार्ट बी करने के फौरन बाद we are going to start the event of the cave of Hira. और cave of Hira the event वो है which is assessed in paper 1 question number 3 as an optional question with reference to biography of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Again, the same question of the event of the first revelation received by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also assessed in paper 1 question number 2 as a compulsory question. अच्छा, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो सूरज का है. तो ये मैं आपसे बड़ी निराली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आप जब पासवर्ड जब उठा के कभी देखेंगे, मैं एग्जाम का टाइम बुक आपको दूंगा, उसमें पासवर्ड आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार क्वेश्चन नंबर वो पेपर 1 के क्वेश्चन 3 और 4 आता है बायोग्राफी से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में केव हिरा की पूरी स्टोरी मांगी हुई, जो कि एक नहीं बल्कि 3 बार वो सवाल आया रिसेंटली, और नवंबर में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, पाकिस्तान के बाहर में भी आया, जून में भी आया. तो वो जो स्टूडेंट शॉक होते रहे तो परेशान होते हैं कि यार पेपर 1 क्वेश्चन 2 में केव हिरा की स्टोरी कैसे आ सकती है. तो वो समझा रहा हूँ मैं आपको. पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ कुरानिक पैसेजेस. व्हेन यू स्टडी 15 कुरानिक पैसेजेस, so you are also supposed to study their themes called Allah himself, created world and messengers. लेकिन वो themes के अलावा उन सूरज के बैकग्राउंड भी पढ़ने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं शान नुज़ूल, यानी कि असबाब नुज़ूल. तो सूरज में एक हमारे पास जो पैसेज सेट है, these are the first 5 verses revealed on Hazrat Muhammad peace be upon him, जिसको हम सूरह अलग बोलते हैं. अब सूरह अलग की जो 5 वर्सेस हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी बैकग्राउंड या बैक साइड स्टोरी क्या है, या उसका जो है रीजन ऑफ रेवलेशन क्या है, या उसका शान नुज़ूल क्या है. तो सूरह अलग का शान नुज़ूल केव हिरा की स्टोरी, और उसके फौरन बाद प्रॉफिट्स डायलॉग विद हज़रत खदीजा एंड वर्का बिन नौफल है, और उनके रिएक्शंस हैं, और उसके बाद सेकंड रेवलेशन तक की कहानी है. तो ये जो स्टोरी आज हम पढ़ेंगे इसके फौरन बाद, वो पेपर 1 की क्वेश्चन 2 कंपलसरी में भी आती है, पेपर 1 की क्वेश्चन नंबर 3 में बायोग्राफी में के रेफरेंस से ऑप्शनल क्वेश्चन भी आता है. लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, जितना जल्दी आप मेरा साथ दे पाएंगे तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि हमने जो है वो कल के टॉपिक में वक्त तो पूरा यूज कर लिया था, बीच में 2 ब्रेकर गिरने वजह से लाइट भी गई थी. लेकिन ये कि अगर आज तेजी से काम कर लेंगे, थोड़ा सा मेरा आप साथ दे देंगे, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीम जो है वो वक्त पर पहुंच के अपना दूसरा टॉपिक भी खत्म कर लेंगे, ताकि फिर इस वीक का हमारा होमवर्क कंप्लीटली हमारे हाथ में. सो यस्टरडे व्हेन वी हैड अ डिस्कशन, मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा आउटलाइन अगर कभी लिखा आ जाए तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि मुझे तफसीलन नहीं, मुझे जो है मुख्तसर जवाब चाहिए. अब जवाब देते रहो, मुझे जल्दी जल्दी पता चले आप जागे में. डिस्क्राइब बोले तो जल्दी बताना है, फटाफट, टाइम कम है, वक्त बचाना है. डिस्क्राइब अगर बोलेगा किसी आंसर में तो डिस्क्राइब बोले तो लंबी कर. कभी एक क्वेश्चन में 2 इवेंट्स बोलेगा तो वो कहेगा डिस्क्राइब नहीं बल्कि करो ब्रीफली डिस्क्राइब. ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब होता है थोड़ी लंबी कर, मतलब डिटेल्स देनी है पर तमाम डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. और कभी ट्रेस बोले या आउटलाइन बोले तो ट्रेस और आउटलाइन का मतलब है, ट्रेस और आउटलाइन का मतलब है कुछ भी कर, लंबी ना कर, मतलब सिर्फ बुलेट्स और मेजर आउटलाइंस देने हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है. या ट्रेस और आउटलाइन का मतलब है वेरी 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 ब्रीफली. दूसरी बात ये कि कल हमने देखा एक और फ्रेज वो था लेड अप टू का. तो लेड अप टू का मतलब होगा इवेंट्स ऑफ या इवेंट्स बिफोर. प्लीज बताइए लेड अप टू का मतलब क्या है, इवेंट्स ऑफ या इवेंट्स बिफोर. तो कल के क्वेश्चन में लेड अप टू फर्स्ट रेवलेशन था, तो हमें इवेंट्स बिफोर फर्स्ट रेवलेशन लिखने थे. लेकिन फिर हमने पूछा कि भाई इवेंट्स बिफोर, कितने इवेंट्स बिफोर. तो 610 AD में फर्स्ट रेवलेशन थी. तो मार्किंग स्कीम इसकी जब भी आई, पहली बार 2010 में असेसमेंट हुआ था इसका, तो 570 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए 610 AD तक. तो 40 इयर्स का ये आंसर है, जिसमें बर्थ एंड अपब्रिंगिंग हमने पढ़ ली थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईयर ऑफ एलिफेंट्स में पैदा हुए. पहले अपनी हजरत हलीमा के साथ रहे, फिर अपनी अम्मी के साथ रहे, फिर अपने दादा के साथ रहे, फिर देन इवेंचुअली केम अंडर द केयर ऑफ हिज अंकल अबू तालिब. आपकी 8 साल जिंदगी थी. फिर हमने दूसरी बार डिस्कस की व्हेन प्रॉफिट वाज 12, व्हेन ही वाज लिविंग अंडर द केयर ऑफ हजरत अबू तालिब, प्रॉफिट पीस ऑन वाज गिवन अ लॉट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन. देन प्रॉफिट पीस ऑन व्हेन ही वाज 12 ही हैड गॉन टू द जर्नी टुवर्ड्स सीरिया, और फिर सीरिया जाते हुए रास्ते में आपकी मुलाकात बसरा में बहीरा से हुई. प्रेडिक्टेड दैट मोहम्मद आफ्टर ग्रोइंग अप ही विल बिकम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. फिर प्रॉफिट पीस भी अपने बॉयहुड में एज अ शेफर्ड काम किया, और उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऑल द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह हु वर सेंट डाउन द टेंडर्ड शीप, आई आल्सो लुक्ड आफ्टर द शीप ऑफ कुरैश इन एक्सचेंज ऑफ करारीत. फिर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की उम्र तकरीबन जो है वो टीनेज वाली जब एज थी आपकी, तो हजार वॉर्स तो बहुत सारी हुई थी. एक हुई थी बिकॉज ऑफ एन एरोगेंट पर्सन, एक हुई थी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल मैटर्स, और एक हुई थी बिकॉज ऑफ वुमन, और जो बिकॉज ऑफ वुमेन. वो तीनों बैटल्स बनु हवाज़ैन और बनु आमिर के बीच में थी. उन तीनों में हुजूर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था.
प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट किया था फजार बराज में, जो बराज नामी शख्स की वजह से हुई, who belonged to Banu Kinana, and he murdered a man named Arwa who belonged to Banu Hawazin. और फिर जब वो जंग हुई तो उसमें अबू तालिब ने बनु किनाना को ट्राइबल लिंक्स होने के अलावा अपनी रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी की वजह से किनाना को सपोर्ट किया, तो प्रॉफिट ने भी अबू तालिब को सपोर्ट किया। अब बताएं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे तो क्या प्रॉफिट फिजिकल किलिंग्स करते थे या नहीं करते थे? प्रॉफिट जब बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे तो फिजिकल किलिंग्स नहीं करते थे, तो प्रॉफिट दो काम करते थे क्या? While participating in the battles, Prophet Beyond did two things. Number one, he dodged the enemies and he collected arrows. तो इस बैटल में आपने अपने बिलवर्ड अंकल अबू तालिब के लिए एरोस कलेक्ट किए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ट्रीटी में पार्टिसिपेट किया, उसका नाम था हुल्फुल फुजूल। इस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि दे विल ऑल दोस पीपल, जिसमें हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, प्रॉफिट, बनु हाशिम, बनु ज़हरा और बनु असद नामी ट्राइब शामिल थे। इसमें अब्दुल्ला बिन जदान के घर पे मीटिंग हुई थी और अब्दुल्ला बिन जदान खुद भी इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा थे, और उसमें जो ट्रीटी डिसाइड हुई इसमें ये एग्री हुआ, फ्रॉम दिस डे ऑन वी विल फाइट द ऑपरेसर एंड वी विल हेल्प द वन हु इज बीइंग ऑप्रेस्ड। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी को इतना पसंद किया कि आप नबूवत के बाद भी इस ट्रीटी के नाम पर लोगों की मदद करने के लिए कोशा रहते थे। यहाँ तक हमारी क्लास खत्म हुई थी। मैंने कल आपको ये चार्ट कॉपी करने को बोला था। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये चार्ट कल कॉपी ना हो या कोई मसला हो, तो आपको पता है कि ये पूरी पीडीएफ आपके सामने है, ये आपके पास इवेंचुअली तो आ ही जाती है, वन ड्राइव पे हम शेयर करते हैं, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद। तो कल की क्लास का लेक्चर मेरे ख्याल से मेरे एडिटर ने ज्वाइन करके उसकी रिकॉर्डिंग कल शेयर कर दी थी, तो कि मैंने पीसेस उसमें शेयर किए थे पहले। अब हम P3 की तरफ जा रहे हैं। P3 बहुत आसान सा है क्योंकि मेजॉरिटी P3 हमने कवर किया हुआ, तो बस मैं वो स्टोरी सुनाता हूँ और आगे बढ़ते हैं और आप फिर पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिएगा। तेज चलना है थोड़ा सा, और तेज चलने के लिए जरूरी है कि ताकि हम के-वेला पे टाइम लगा सके, मतलब फिर मुझे आधा के-वेला पढ़ाना पड़ेगा। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 22 years old, he was hired by Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha to conduct business for herself in the land of Syria. Prophet peace be upon him, when he had gone to Syria to conduct business on her behalf, Hazrat Khadija sent her slave boy with Prophet peace be upon him named Mayasa. When Prophet conducted business in Syria, it was a stunning success because of Prophet's honesty and Prophet's truthfulness. So when Prophet Beyond came back to the city of Makkah, Mayasa spoke highly about Prophet peace be upon him. He praised Prophet's truthfulness, honesty, and character to Hazrat Khadija radhiyallahu anha. That's why Hazrat Khadija trusted on Hazrat Muhammad Beyond for 2 or 3 more times, or for further 3 years or 2 years. Hazrat Prophet was again trusted by Hazrat Khadija to conduct business on her behalf at Syria. Now, when she noticed that the Prophet peace be upon him was the man of truthfulness, is the one man of honesty, and he was such a person of who preferred moral values, तो उन दिनों में हज़रत खदीजा ने Prophet के अंदर कुछ साइंस भी देख लिए थे। So there's a story when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam जो है, he was returning, bringing one of the caravans of Hazrat Khadija from Syria to Makkah. So Hazrat Khadija made a decision that she is going to give a welcome to Prophet. So she was standing at the outskirts of Makkah to give a welcome to Prophet Muhammad peace be upon him. She saw that when Prophet was advancing towards Hazrat Khadija, she saw there was a small cloud moving with Hazrat Muhammad peace be upon him. Now Hazrat Khadija wanted to double check. She wanted to ensure that what she has just seen, is it true or it was just a dilemma or coincidence कि जब Prophet थे तो बादल भी साथ साथ चल रहा था। So when Prophet drew closer, Hazrat Khadija said, asked Prophet quite humbly, and she said that where is Mayasra? So Prophet said he is a little behind. So Hazrat Khadija said, could you please bring Mayasra with you? I would like to speak to both of you together. So ये Hazrat Khadija का एक बहाना था. She just wanted to send Prophet back, and she just wanted to see कि जब Prophet जाते और आते हैं तो वो बादल उनके साथ रहता है या नहीं रहता. So when Prophet had gone back to bring Mayasra with him, Hazrat Khadija went on the higher slope, and from the higher slope, Hazrat Khadija saw that the moment Prophet was going back, the cloud was moving together with Hazrat Muhammad peace be upon him. And when Prophet came back, the cloud was coming with Prophet peace on shadowing Hazrat Muhammad peace be upon him. Now it was quite shocking for Hazrat Khadija, so she had a word with Mayasra, और Mayasra ने बोला कि ये सिर्फ outskirts of Makkah में नहीं, पूरी journey का मामला है, जहाँ जहाँ हुजूर होते हैं ये बादल उनके साथ जाता है. तो हज़रत खदीजा के ऑलरेडी जो है वो कजन थे जो कि स्कॉलरली पर्सन थे, नाम उनका वर्का बिन नौफल था. So she had a word. Now you need to remember this is all happening before Hazrat Khadija and Prophet's marriage ना. So Khadija had a word with वर्का बिन नौफल, और वर्का को बताया कि इस तरह के मामलात मैंने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे, तो इसका क्या मतलब है. तो वर्का ने बताया कि these kinds of signs occur and happen for those people who are the special persons like मूसा and ईसा, और ये signs जो है वो नबी के जो है वो नबी होने की अलामत है. तो यहाँ पर बच्चे मुझसे ना अक्सर बहुत ज्यादा थोरो स्टडी करते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि जी हजरत खदीजा को तो पहले से ही पता था प्रॉफिट नबी है, तो बाद में हजरत खदीजा प्रॉफिट की नबूवत का इकरार कर रही है, ये चक्कर समझ नहीं आया. देखो
एक लड़के ने दाखिला लिया है एमबीबीएस में, एक लड़की ने, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये डॉक्टर बन जाएगा या बन जाएगी, लेकिन जब तक ये डॉक्टर तब तक नहीं बनेगा या बनेगी जब तक इसके पास वो डिग्री हाथ में ना आ जाए। ऐसे ही हजरत खदीजा के केस को समझो कि उन्हें अंदाजा हो गया है वो बादल वाला सीन देख के और वर्का से बात करके कि ये नबी बनेंगे या बन सकते हैं, लेकिन जब तक हुजूर पे रेवलेशन या वही का नुज़ूल स्टार्ट नहीं होता तब तक इस बात की कंफर्मेशन या डिग्री या श्योरिटी या सर्टिफिकेशन नहीं आएगी कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। तो she had this kind of andaza, she had this kind of idea that sooner or later this man who is an extraordinary personality, he would be chosen as a messenger of Allah। तो ये आपको पहले से अंदाजा था, ये किस्सा अलग है। और बाद में जो वाकयात होंगे केफिरा के जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो किस्सा अलग है। तो खदीजा वर्का बिन नौफल के पास फिर प्रॉफिट को दोबारा लेके जाएंगी, तो वो बात की बातें हैं, ये शादी से पहले के बात है। बारह when she was gradually attracted towards Prophet peace upon him, sending a marriage proposal through Nafisa, who had a word with Abu Talib, and Abu Talib then took Prophet's consent and had a word with Hazrat Khadija's family, and there he committed that he is going to pay the dowry for Hazrat Khadija as well। तो यहाँ पर जो है वो शादी का इनेकाद हुआ, when Prophet was 45, Hazrat Khadija was 40। अब ये डिटेल सी पर ये आउटलाइन कैसे होगा मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खदीजा, they took Hazrat Ali's custody and Hazrat Ali came under the care of Hazrat Muhammad peace on। जैसे कि हजरत अबू तालिब ने प्रॉफिट की परवरिश की है, वैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजन की, जो कि अबू तालिब के साहबजादे अली बिन अबू तालिब हैं, उनकी परवरिश की है और उनको बिल्कुल वैसे ही पाला है। और वाली फीलिंग्स ये देखिए वालिद की तरफ से दी जाती हैं, तो प्रॉफिट की तरफ से फीलिंग जो वो एटीट्यूड था टुवर्ड्स हजरत अली। और उसके बाद जो है when Prophet was 35, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है he participated in the construction of the building of Kaaba, and when there was a dispute among the people of Quraysh about who is going to fix the black stone on the wall of Kaaba, so it was Hazrat Muhammad peace on who was chosen as an arbitrator, and Prophet peace on then settled the dispute with extreme neutrality and justice, and he involved everybody by bringing a sheet and asking every tribal chief to drag the sheet by the wall of Kaaba, and eventually because he was given the power of arbitrator and he could name anyone, so he himself fixed the black stone on the wall of Kaaba। So between the age of 35 to 40, Prophet peace upon was more into pondering, he was more into thinking and meditating about his God and the laws of his God कि मेरा रब है कौन, मेरा रब मुझसे चाहता क्या है। This meditation continued until in the night of power when he was 40 he received the first revelation, और फर्स्ट रेवलेशन जो थी सूरह अलग की 5 आयतें थी। अब एक अजीब बात यह है कि ये लंबा तरीन आंसर तो है, पर एग्जामिनर साहब कहते हैं कि इस आंसर के एंड में ठीक है आप केवहेरा का पूरी स्टोरी तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको केवहेरा के लिए यहाँ पर सूरह अलग की वर्सेस लाजमी कोट करनी है। तो जब ये आंसर खत्म हो तो इस आंसर के खत्म होने पर आपको वर्सेस ऑफ सूरह अलग 5 वर्सेस व्हिच वर फर्स्ट रिवील्ड ऑन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, इनके बाद जो है वो कोटेशन जो है वो करे कोट इसको लाजमी करना है, ये 5 आयतें जरूर आएंगी। तो वक्त बचाना है और मैं टाइप करूंगा तो वक्त ज्यादा लगेगा, आप प्लीज फटाफट ये वाले पॉइंट्स कॉपी करें। पैराग्राफ नंबर 3, मुझे आपके आज सपोर्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि जितना तेज आप काम करेंगे मेरा बच्चा, P3 कॉपी करना है। कल जहां पर काम खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू होगा। तो कल हम वर्कबुक नंबर 3A के पेज नंबर 6 से काम हमने स्टार्ट किया था। मोस्ट लाइकली आप लोग पेज 7 के एंड में होंगे, तो अब आप प्लीज इसको कॉपी करें और जरा जल्दी। फी जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 10th है। फी जमा करने की लास्ट डेट 10th होती है, वरना फिर वही तकलीफ होगी जो लास्ट टाइम हुई थी कि वन ड्राइव से भी निकाल दिया और जूम की क्लास से भी निकाल दिया। होमवर्क की कोई डेडलाइन नहीं है सर, बस अगली क्लास से होने से पहले पहले पिछली क्लास का होमवर्क हो जाना चाहिए, ये डेडलाइन होती है होमवर्क की। जिनके पेजेस खत्म हो गए वो आगे जाके एक्स्ट्रा शीट्स यूज करेंगे क्योंकि आगे 4 एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए हैं। एंड ऑफ द वर्कबुक में आप एक्स्ट्रा पेजेस हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। नहीं, आज मैं नोट्स की पिक नहीं भेजूंगा अब क्योंकि संडे है और आगे वीकडेज हैं आपके पास। you'll be having 4 days to collect your notes, so 4 days are more than enough, so I'm not sending again the model answers, I'm not sending you guys the soft copy, you need to receive them from the campus where you got yourself registered। नोट्स अवेलेबल हैं जोहा साजिद बेटा, कैंपस में नोट्स अवेलेबल हैं।
15 सितंबर से फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन मैं जो है वो 15 सितंबर से नहीं फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आई विल वेट अ व्हाइल। मेरी पूरे महीने सितंबर के महीने में ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। जब परमिशन मिलेगी तो अगर मैंने फिजिकल क्लास स्टार्ट की तो वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से होंगी। मैं ये पूरा महीना ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा। यस, यू कैन कलेक्ट नोट्स टुडे। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? काम करें ना। सवालों की बौछार शुरू हो गई, काम कौन करेगा? मैंने कहा जल्दी काम करना है, ये सवाल पे सवाल किए जाने। नोट्स की प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 3000 रुपए। तो स्टार्ट। मुज़बिल तावानी, आपकी फजूल बात पे जो है वो मैं यही अर्ज करूंगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फजूल लगवियात बकने वालों के साथ नहीं। अरीब, कौन से कैंपस में रजिस्टर्ड है आप? जौहर में, गुलशन में, नॉर्थ में, कहाँ? दिस पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल अंटिल नाउ। जब तक ये पीडीएफ के टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, इसी पीडीएफ में जो है वो भी अवेलेबल है। अरीब, अगर अस्करी में हो तो फिर एक काम करो, फिर आप वहाँ तौकीर भाई को फोन करो। आपको तौकीर भाई का नंबर जो है वो नहीं है मेरे, तो मुझसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे। हैव अ वर्ड विद हिम और फिर आप अपना मसला उनको बताएं तो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। गुलशन कैंपस बेटा रब मेडिकल के करीब है, पिज्जा पॉइंट के बराबर में। तो डिस्को जो रब मेडिकल, तो मशहूर जगह तो वही है। मोची मोड़ और रब मेडिकल के बीच में बिल्कुल गुलशन कैंपस है। ब्लॉक 4 गुलशन। करूं स्टार्ट? अशमाल भाई बड़ी नाराजगी से नो लिख रहे हैं। अशमाल 5 मिनट लोगे यार, ऐसा नहीं करो भाई, फिर इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे काफी पढ़ाई करनी है और कोशिश ये है कि अगला वाला सवाल किसी तरह से 20 मिनट में खत्म हो जाए। क्वेश्चन भी टाइम खा जाता है थोड़ा सा। नहीं नहीं अशमाल, आप लिखो, कोई मसला नहीं। स्क्रीनशॉट से गुजारा नहीं होता, लिखने से ही चीजें याद रहती हैं। ये कलम की बड़ी बरकत है, जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक याद नहीं होता। तो लिखे लिखे शाबाश। अब इतनी भी जल्दी नहीं है, पढ़ना तो है ना। रुक जाए मोहम्मद अहमद, थोड़ा वेट करें, दिखाता हूँ। कोई बात नहीं हरीश बेटा, मसला नहीं। जी, 25 is the age of Prophet Muhammad and 40 is the age of Hazrat Khadija रज़ी अल्लाह ताला at the time of marriage. बिलाल रशीद, पास्ट में हमने एक चैप्टर कवर किया है, चैप्टर कुरान। सो नाउ टू नो व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो वो चैप्टर कुरान के नोट्स देख लें, उसमें टॉपिक्स आपको काफी हैं, वरना आप मेरी पीडीएफ या मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं उसको रेफर कर लें।
और दूसरा कि बस जस्ट रिमेंबर दैट कि यू हैव इफ यू हैव जस्ट रिसेंटली जॉइंड अस, सो इट मींस दैट कि यू हैव मिस्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, व्हिच वी विल बी कवरिंग इंशाल्लाह इन द फिजिकल क्लासेस एट द कैंपस। तो वो दूसरे सेक्शंस जो अगर आप गुलशन के हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। गुलशन का तो वो चैप्टर कुरान का बैकअप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं सेक्शन सी डी जैसे स्टार्ट करता हूँ, उसमें ए बी के स्टूडेंट बैठ के लेक्चर लेते हैं। अगर आप जौहर के स्टूडेंट हैं तो उनका गुलशन आना आसान है, लेकिन अगर आप हैदराबाद और डिफेंस के स्टूडेंट हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, और वो फिर दिसंबर या फिर मार्च में उसका बैकअप मिलता है। लेकिन आई विल बी कवरिंग दैट द एंटायर चैप्टर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बस ये याद रखें आपका चैप्टर कुरान मिसिंग है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे क्वेश्चन बी, हाउ डिड हिज अर्ली लाइफ प्रिपेयर हिम फॉर द लाइफ टू कम। ये नीचे आ गया क्वेश्चन बी, हाउ डिड हिज अर्ली लाइफ प्रिपेयर हिम फॉर द लाइफ टू कम। मैं भी लिखता हूं, मैं बोर हो रहा हूं। क्वेश्चन बी है, हाउ डिड हिज अर्ली लाइफ prepare him for the life to come. Prepare him for the life to come. अच्छा, इससे पहले कि हम लोग जो है वो इसके आंसर पे एक बार डिस्कशन करें, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, और बात बहुत ज्यादा घुमा के पूछी हुई है। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ 2058 सिलेबस, क्योंकि मैं आपको दूसरे सिलेबस जो है उनके भी पास्ट पेपर्स वगैरह लेके चल रहा होता हूँ साथ में। तो 2056 हमारा एक सिलेबस है, ये उसके पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मुश्किल है बड़ा तरह से जवाब इसका। तो बिफोर commenting on the answer and going for the pattern, just try to understand the words of the question. और जो उसमें phrases हैं, उसमें एक जगह पे एक phrase आ रहा है अर्ली लाइफ, और दूसरी जगह पे phrase आ रहा है लाइफ टू कम। प्लीज मेरे साथ साथ काम करो, अर्ली लाइफ को लाइफ टू कम को अंडरलाइन करो, अर्ली लाइफ और लाइफ टू कम को अंडरलाइन कीजिए, और उसके नीचे लिखिए अर्ली लाइफ मीन्स, अर्ली लाइफ इक्वल्स टू, और उसके साथ लिखिए लाइफ टू कम इक्वल्स टू। ये आंसर नहीं है, ये हम क्वेश्चन को समझने के लिए राइटिंग कर रहे हैं। सो अर्ली लाइफ से यहाँ पर मतलब ये है, these are the 40 years of Hazrat Muhammad Pian's life in which Prophet Pian spent a life without being the Rasul of Allah. He was just a common man. तो अर्ली लाइफ जो है उसको आसान अल्फाज में बोलेंगे years before prophethood. तो 40 साल जिंदगी है, तो यहाँ लिखो अर्ली लाइफ equals to years before prophethood. फिर लाइफ टू कम जो इस आंसर में मतलब है वो 570 680 हो गया। इयर्स बिफोर प्रॉफिटहुड, लाइफ टू कम का मतलब हुआ इयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड, तो वो 23 साल की आपकी जिंदगी एज अ रसूल ऑफ अल्लाह, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखो इयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड, इयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड। तो सवाल अगर समझ में आएगा तो आप उसका जवाब लिख पाएंगे। इसमें आपको 4 या 5 ऐसी बातें लिखनी हैं जिसमें देखो सवाल समझना है, मुश्किल सवाल है, मैं बता रहा हूं इसे। Whatever Prophet Pian experienced in his early life, different encounters, different events, different experiences, different episodes, whatever he learned from his early life, वो चीजें जो आपने अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस की या गेन की, एब्जॉर्ब की, लर्न की, वो लाइफ टू कम में नबूवत में कहां पर काम आए। तो इसमें बेसिकली ये इवैल्यूएटिव आंसर ऐसे बनेगा कि अर्ली लाइफ के एक एक्सपीरियंस को या एक लर्निंग या एक नॉलेज को या एक साइंस को आपने अर्ली लाइफ से पिक करना है, और लाइफ टू कम नबूवत के ईयर्स में वो वाली बात आपको कब काम आई उसको यहाँ पर रिलेट करना है। अब इसकी अगर मैं इजी से एक एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का इसमें जवाब जाएगा। So from his early life, in his early life, when Hazrat Muhammad worked as a shepherd, he learned a lot about, he built up a lot of patience in his character. ये early life की learning होगी। The patience he learned from his early life, he greatly practiced patience in the years of prophethood, especially when he was living in Makkah and he was being opposed and persecuted brutally by the people of Quraysh. और फिर उसमें आप ताइफ की मिसाल भी दे सकते हैं, बॉयकॉट की मिसाल दे सकते हैं। So whatever he learned from his early life, वो उस चीज को यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट कर ले, निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लाइफ टू कम नबूवत में कनेक्ट करना है।
ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजार वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो क्या सीखा होगा फजार वॉर से? When Prophet participated in Fajar war, he learned what? तो क्या मान लो नहीं पता होगा तो मैं बता ही दूंगा। पार्टिसिपेट फजार वॉर याद है ना, फजार बराज में एक जंग में हुजूर ने पार्टिसिपेट किया, तो आपने क्या सीखी? वॉर स्ट्रैटेजीज। आपने क्या सीखी? वे ऑफ वॉर या मेथड्स ऑफ वॉर। आपने क्या सीखे? वॉर टैक्टिक्स। So when he participated in Fajar wars, he observed a lot of things and a lot of fighting methodologies, and there he learned war tactics. And when he learned these war tactics in his early life, later on, when he became the Rasul of Allah, while living in the city of Medina, he headed multiple wars, and he used a few of these war strategies in those wars, especially the Battle of Badr, the Battle of Uhud, the Battle of Trench. ऐसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली लाइफ में ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिलीजन्स पता थे, वो रिलीजन कौन से थे? पॉलिथिज्म और मोनोथिज्म। बताओ पॉलिथिज्म का मतलब क्या होता है? जिसे नहीं पता ना, फिर उसके लिए भी जब सवाल पूछना जरूरत है। पॉलिथिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलिथिज्म मीन्स बिलीव इन मेनी गॉड्स। और मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है? मोनोथिज्म का मतलब बताओ। बिलीव इन वन गॉड। तो हम और आप मोनोथीस्ट हैं और इंडिया वाले पॉलिथीस्ट हैं। So when he was dwelling in living in the, when he was living in the city of Makkah, he knew only two groups and two religions. Number one, monotheists who believe in one God. Number two, polytheists who believe in multiple gods. Now, when he traveled with his uncle towards Syria, and he halted at several different places, so Prophet peace and because of this traveling at the age of 12, which is quite a young age, Hazrat Muhammad SAW learned about more ideologies being practiced in Arabia or beyond Arabia. आपको और रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बारे में पता चला। तो जब प्रॉफिट पीस मेट दिस क्रिश्चियन मंक बाय द नेम ऑफ जुर्जेस और बहेरा, प्रॉफिट केम टू नो दैट ही इज अ क्रिश्चियन, सो ही वाज लाइक, ओह, क्रिश्चियंस भी कोई लोग होते हैं, तौरात भी कोई किताब होती है, और ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। फिर प्रॉफिट को और हजरत अबू तालिब को जुर्जेस यानी बहीरा ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, स्पेशली ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वन ग्रुप कॉल्ड द कम्युनिटी ऑफ ज्यूज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन जुडाइज्म, because in their book Torah, the prophecy of this kid as a Rasul of Allah has already been mentioned. तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस डायलॉग से पता चला कि ज्यूज भी कोई लोग होते हैं, ज्यूडिज्म भी कोई रिलीजन होता है, और तौरात भी कोई किताब होती है। फिर सफर में जाहिर सी बात है, और एक और रिलीजन जो बहुत मशहूर था, उसके भी कुछ लोग मिले होंगे। उस रिलीजन का नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियंस जो होते थे, इनको मेगियंस बोलते थे। मेगियंस जो है, दे वर द वर्शिपर्स ऑफ फायर, ये आग की पूजा किया करते थे, और यूजुअली इनका ताल्लुक जो है पर्शियन साइड से ज्यादा था। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु यूज्ड टू बी अ मेगियन बिफोर, ही यूज्ड टू बी द वर्शिपर ऑफ फायर, बल्कि वो तो फायर टेंपल के जो प्रीस्ट भी हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट को बहुत सारी रिलीजन की आइडियोलॉजी की जानकारी मिली। सो नाउ व्हेन ही ट्रैवल्ड इन हिज अर्ली लाइफ, he absorbed a lot, he gained a lot of knowledge about different ideologies practiced in the land of Arabia and beyond Arabia. So later on, when he became the Rasul of Allah, especially when he became the head of the state in Medina, he had a lot of audiences, a lot of the followers of multiple religions who became Prophet's followers. So now Prophet knew that Christians, Jews, Zoroastrians, इनकी जो demands और इनकी ideologies ये हैं, उसकी रिस्पेक्ट ऐसे की जा सकती है, उनको इस तरह से ट्रीट करना है, और चार्टर ऑफ मदीना में उनके लिए ऐसे ऐसे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाइंडिंग्स रखने हैं। तो हुजूर इस्लाम ने जो ट्रैवलिंग से सीखा वो क्या था? नॉलेज ऑफ रिलीजन्स, जो कि आपने ग्रेटली यूटिलाइज की, स्पेशली इन द लैंड ऑफ मदीना। ऐसे दो और पॉइंट्स आएंगे, वो मैंने थोड़ी देर के लिए, एक फजार वॉर से रिलेटेड है, और प्रॉफिट की जो है वो स्पेंडिंग अ लाइफ एज एन ऑर्फन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा उसका डिटेल ज्यादा है, 10 मिनट लगेंगे उसको बताने में। तो पहले हम लोग ये वाले पॉइंट्स जो हमने समझ लिए इसको लिख लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे हैं, और किसी को समझ नहीं आएगी इसमें से कोई बात, तो जैसे ही मैं चैट दोबारा ऑन करूंगा वो सवाल पूछ लेगा। आप लोग इस पार्ट बी के अब आंसर पहले लिखो, आंसर, ताकि आपको पता चले ऊपर वाला जो है वो मामला आंसर नहीं है। पता चले बहुत सारे बच्चे ये ऊपर अर्ली लाइफ और लाइफ टू कम को भी एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गए। आंसर में मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 1 लिखो, वर्किंग एज अ शेफर्ड इन हिज अर्ली लाइफ developed patience in his character. Working in his early life as a shepherd, developed patience in his character that he greatly practiced during prophethood, especially in the years of persecution. Working as a shepherd in his early life, developed patience in his character that he greatly practiced during prophethood, especially in the years of persecution. Especially in the years of persecution.
Second point आएगा, participation in Fajar war enabled him to learn war tactics. Participation in Fajar war enabled him to learn war tactics, which he used in the battles he headed. Headed से ज़्यादा बेहतर है, which he used in the battles he led while he was the head of Muslim state of Medina. Traveling in his early life enhanced his knowledge about different religions practiced in Arabia and beyond Arabia. Different religions practiced in Arabia and beyond Arabia. Different religions practiced in Arabia and beyond Arabia. When you are done, please type done because we need to move forward. 5 बजे से पहले हमें पार्ट भी खत्म करना है, कम से कम 1 घंटा तो लगा सकें. So those who are done, could you please tell me when Hazrat Muhammad SAW participated in Hulful Fuzul? So जैसे Prophet worked as a shepherd and he patience created and built up in his character. So what is your straight guess कि by participating in Hulful Fuzul, हुजूर की तबीयत में या हुजूर के कैरेक्टर में क्या चीज बिल्डअप हुई? हुल्फुल फुजूल से क्या सीखा होगा? ह्यूमिलिटी, पेशेंस, रॉन्ग आंसर्स हैं. अनीबा का आंसर सही है, फहीम का आंसर सही है, अब्दुल्ला आदिल भी सही फरमा रहे हैं, बरीरा भी दुरुस्त फरमा रही है. विजडम फेसिंग हार्डशिप्स गलत जवाब में, सपोर्टिंग वीक गलत. सपोर्टिंग वीक काइंड ऑफ सही जवाब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ही लर्न जस्टिस. बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने जवाब दिया, वो है जस्टिस. तो हुजूर इस्लाम ने जस्टिस सीखा. अगर आराम से सुनिए बात, टाइपिंग शाइपिंग बंद कर दीजिएगा कि मूड से बात करनी होती है ना, तो बीच में डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है. तो हमारे जो वालिदैन हैं, यानी कि मेरे हैं, फिर आपके भी वालिदैन हैं. वालिदैन बड़े मजे की चीज होते हैं ना. ये अम्मी अब्बू जो है ना, बहुत बहुत पप्पू किस्म के लोग होते हैं. तो वालिदैन जो है वो अक्सर जो है, जैसे आप जैसे ग्रेड 9 में आए, अब ग्रेड 10 में आ चुके हैं, तो आपका पहली बार एक्सटर्नल एग्जाम होगा कैम्ब्रिज का. तो पेरेंट्स अब आपको अक्सर ये कहते होंगे या कहना शुरू कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, वो कहेंगे बेटा बस यही 2 साल है, इन 2 सालों में मेहनत कर ली ना तो बस यही डिसाइडर है कि तुम क्या बन पाओगे और क्या नहीं बन पाओगे. ये 2 साल लग के मेहनत कर लो. 2 साल बच्चे पप्पू किस्म की मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं, सोशल कम होते हैं, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, स्पोर्ट्स में मामला कम होते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह पढ़ शाम पढ़. और फिर ओ लेवल्स बड़ी मुश्किल से जब हो जाता है, 9 पेपर्स या 8 पेपर्स का एग्जाम कैम्ब्रिज का, जो कि बहुत बड़ा दर्द सर है, तो उसमें बच्चा जब 2 साल में वो स्ट्रेट एज ला के, ये जी मामा पापा ये लीजिए मुबारक हो, आपका पुत्र तो आपकी कुड़ी जो है वो 9 एज ले आया है या ले आई है. तो उसके बाद पेरेंट्स जो है वो कहते हैं बेटा बस अब यही 2 साल है, और ये ए लेवल्स अगर तुमने कर लिया ना बेटा, यही डिसाइड होगा किस यूनिवर्सिटी जाओगे. और यूनिवर्सिटी तो डिसाइडर है तुम्हारी फेट की और तुम्हारी डेस्टिनी की. बच्चा कहता है यार अजीब है, पहले कह रहे हैं वो 2 साल है, आप कह रहे हैं अगले 2 साल. अच्छा, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स में पेपर्स 3 होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स 3 होते हैं, पेपर्स तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आता है कि अर्थ एंड स्काई डिफरेंस कहते हैं उसको मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स. तो फिर जब आप जो है पहुंचे ए लेवल्स में, तो आपको लगा कि यही 2 साल है, आपने वो भी 2 साल रगड़े, और आप कम सोशल हुए, कम स्पोर्ट्स में पढ़े, आपने मेहनत करके बाद उसमें भी एग्जाम में एस योर एग्जाम्स एंड यू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स. जैसे आपने वो 2 साल में भी कामयाबी करके दिखाई, तो आपके अम्मी बोले बेटा अब यही 4 साल है. तो आप कहते हैं भाई यार तुम लोग एक बार सच क्यों नहीं बोल सकते भाई, एक बार बता देना 2 साल है, 4 साल है, 2 साल है. अच्छा, पेरेंट्स भी ना एक साथ तकलीफ का टीका नहीं लगा सकते बच्चों को. पेरेंट्स को भी देखना है ना, बच्चे तो अपने ही है, तो आराम आराम से छोटा छोटा प्रेशर देते हैं, बेटा 2 साल है, 2 साल है, 4 साल है, बेटा आप नौकरी कर लो, उसके बाद के ही 2 साल है. तो इस पूरी सूरत हाल में वो एक साथ नहीं बोल सकते ना. लेकिन अगर आपको ये सच कड़वा सुनना ही है,
तो लेट मी जस्ट अश्योर यू मेरा बच्चा बच्चियों, यही 10 साल है। तो बस यही 10 साल है, ये एज 16 से एज 26। आप अपना ना जरा सा विजडम थोड़ा सा एनहांस करो, अपनी इंटेलेक्ट और अपनी जो है सोच को थोड़ा सा उजागर करो। ये 10 साल जो है ये पढ़ाई के 10 साल तो हैं। पढ़ाई है क्या? इट मेक्स यू इंसान द पुत्र। पढ़ाई है क्या? पढ़ाई मेक्स यू, पढ़ाई गिव्स यू मोर नॉलेज, और वो आपको और सलीका तरीका सिखाती है, आपका विजडम और आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को और एनहांस करके आपका ज़हन आईक्यू लेवल तेज करती है। ये 10 साल किस बात के हैं ये समझना। ये 10 साल जो है ये डिसाइडर इस बात के हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। Are you going to prefer morality or immorality, or you're going to prefer both? और आप कभी गुनाह कभी सवाब करेंगे। आप देखिए ना, ये लोग जो हैं वो इसी टाइम पे डिसाइड होगा कि आप नमाजी होंगे या बेनमाजी, आप जो है वो इस्लाम की चीजों को पसंद करेंगे नहीं, आप हिजाब कर पाएंगे या नहीं, आप दाढ़ी रख पाएंगे या नहीं। क्योंकि भाई ये 16 से 25 के बीच में दाढ़ी रख ली तो रख ली, आगे बड़ी मुश्किल होती है। फिर वो आगे दाढ़ी फिर इसलिए रखते हैं कि चले आप तो दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़े चाचे हो गए, लोग कहते हैं कि नीचे बुढ़ा बुरा लगता है। वो तो फिर लोगों के लिए दाढ़ी है और अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी जाएगी। तो ये 10 साल जो है ये, अब देखो टाइपिंग हो रही तो फिर मैं निकालना शुरू करूंगा ग्रुप से, तो इस तरह से बात नहीं कि मैं मना किया कि मैं मूड से पढ़ा रहा हूँ तो बीच में फरमाने की इरशादात की जरूरत नहीं है। तो ये जो 10 साल है, इन 10 साल में जो पढ़ाई का मामला है वो ये है कि ये 10 साल में आप अपने किरदार को सीखेंगे, आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स क्या हैं, आप किस तरह के शख्स हैं, आर यू अ माइजर पर्सन और अ कावर्ड पर्सन और अ करेजियस पर्सन और यू आर अ जनरस मैन ऑफ द सोसाइटी। और आप लोगों का दर्द पालते हैं नहीं पालते हैं, आपको नाइंसाफी पसंद है इंसाफ पसंद है। तो अब आपकी शख्सियत बनना शुरू होगी। अभी तक तो आप अपने अम्मी अब्बू की बातें सुन के उनके नाम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे, अपना डिसाइड करेंगे फैक्टर। तो इन ईयर्स में बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी का, क्योंकि उसमें एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, इससे पहले आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। 15-16 साल की उम्र से पहले तो आपको जो बोला जाए आप कर लेंगे, ये करना है ठीक है, ये नहीं करना ठीक है। उसके बाद आपके अंदर जो है वो रिजिडिटी, आपके अंदर जो है एक फॉर्मनेस आना शुरू होती है। तो कभी हम 15 साल या 16 साल के लड़के को कोई बात समझाएंगे वो जल्दी समझ जाएगा, 40 साल के बूढ़े को या 50 साल के बूढ़े को हम ये बात समझाएंगे उसे जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बूढ़ा आदमी रिजिड हो चुका होता है, उसकी शख्सियत, उसकी वैल्यूज, उसका मामला कंक्लूड हो चुका होता है। अभी आप बड़े फ्लेक्सिबल हो एब्जॉर्प्शन के मामले में, चीजें एडॉप्ट और अडेप्ट करना आपके लिए आसान है, चीजें प्लस करना माइनस करना आपके लिए आसान है। यही दौर में तुम जनरॉसिटी सीखोगे, सारी जिंदगी जनरस रहोगे। यही दौर में तुम नमाजी होगे, तमाम उम्र नमाजी होगे। यही अरसे में तुम लोगों के लिए हमदर्दी पालोगे और तुम हमेशा एक हमदर्द और जनरस किस्म के मॉरल वैल्यू वाले इंसान कहलाओगे। और यही दौर में अगर तुम खराब हो गए, यही दौर में इमोरलिटीज आ गई, यही दौर में जवानी की गलतियां कर बैठे, यही दौर में अगर आप ड्रगी हो गए तो बेटा सारी उम्र आपने सुट्टे ही मारने। यही दौर है डिसाइड करने का कि तुम किस तरह की एक जात हो। तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड ऑब्वियसली वो तो हमारे फर्स्ट स्कूल्स हैं और फर्स्ट यूनिवर्सिटीज हैं हमारी। लेकिन तुम आप किस तरह की होगे? भाई एक ही बाप है, एक बच्चा नमाजी एक बेनमाजी है, तो बाप का क्या कसूर है? बच्चे का डिसाइडिंग मोड था ना कि वो किस तरह की महफिल और माहौल में रहता है। सो प्लीज हैव एन आइडिया। बहुत क्रूशियल पॉइंट है, और क्योंकि ये इस्लाम और इस्लामिया जिंदगी बनाती और सिखाती है तो मैं इस पॉइंट को छोड़ नहीं सकता ऐसे, वरना तो लिखवाने में तो एग्जाम क्लियर करना है। But this is, you know, larger than Islamia, larger than just a paper, and it is beyond that. तो आपको इन ईयर्स में ऐसी जो है मजालिस में, ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी गैदरिंग्स में रहना है जहां पर आप मोरालिटी को सीखें, मोरालिटी के लिए आपको इंकरेजमेंट मिले, और जहां पर आप अच्छाइयों, नेकियों और जो है वो खूबसूरतियों की तरफ और गुड डीड्स की तरफ जाएं। तो वो मानना समझना है। तो ये देखिए कि प्रॉफिट जब आपकी एज के थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्रॉफिट क्या करते थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was your age, of your age, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रीटीज में। अब आप एक ट्रीटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस ट्रीटी में जाके डिसाइड हो रहा है जी जालिम के खिलाफ लड़ना है, मजलूम की मदद करनी है। अब आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा के लिए जुड़ गई, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का टाइम था, वो गेनिंग का टाइम था, और ये आपकी शख्सियत बन रही थी और आपने सीख लिया। सबर तो आपकी जिंदगी में था ही था कि यार भाई जालिम के खिलाफ लड़ना है, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, भले अबू जहल आ जाए, आसिफ बिन वाइल आ जाए, भले हिराक्लिस ही क्यों ना हो, खुसरो परवेज हो जो हमारे बंदे को मारेगा। बाद में एक बहुत बड़े बादशाह ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एम्बेसडर की किलिंग की, प्रॉफिट ने पूरी बटालियन भेजी, 2 के हमारी आर्मी 3000 की, उनकी 2 लाख की आर्मी थी, लेकिन बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ जस्टिस, ही वाज अ मैन ऑफ करेज, जो आपने सीखा होगा। तो इस एज में ही ये चीजें आएंगी, ये बाद में नहीं जाके नौकरियां शुरू होने के बाद होगा, ये अभी हो रहा है। और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। तो हुजूर इस्लाम इस एज में ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करें तो आपके अंदर जस्टिस जैसा एक फिनोमेना, जस्टिस जैसा एक फैक्टर आए। अब आप जाके बाहर लड़कों में गाल गलोच कर रहे हैं तो आपकी जबान पूरी जिंदगी गंदी रहेगी।
आप 4 लोग बैठे बैठे डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं और आप जो है वो अजीब वगैरह किस्म के नेस्टी जोक्स क्रैक कर रहे हैं, तो आपने आगे जाके यही पसंद करना है। आप बैठ के दीन की बात सुन रहे हैं, आप सहाबा की, आप अहले बैत की कुर्बानियां सुन रहे हैं, आपके अंदर कलेज आना है, आपके अंदर सेक्रीफाइस की फीलिंग आनी है, आपके अंदर आना है मर मिट जाना अल्लाह अल्लाह के रसूल सहाबा अहले बैत के लिए। तो ब्रदराना गुजारिश ये है, आई कैन नॉट आस्क यू टू जस्ट बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन। यही तो एज है, थोड़ा सा इसमें ही बंदा एंजॉय करेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, गेम्स खेलेगा, दोस्तों के साथ हैंग आउट करेगा, वो थोड़ी बंद करवा देगा आपका। पढ़े ना, जाके कॉलेज भी जाएं, स्कूल भी जाएं, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, कजन के साथ बैठें, सारी मस्तियां आपकी चल रही हैं, नेटफ्लिक्स पे आप जना पॉपकॉर्न चाट चाट के सारी पूरी पूरी लंबी लंबी सीरीज देख रहे हैं, आपके सारे काम चल रहे हैं ना भाई, चल रहे हैं ना, उससे तो नहीं रोक रहे ना अभी फिलहाल, क्योंकि सारी चीजें रोक दी तो आप कहेंगे यार मार ही दो हमें, तो आपकी चीजें नहीं रोकते। लेकिन आपसे एक ब्रदर ना गुजारिश करते हैं कि यार तुमने अपने आप को रोजाना के हिसाब से या वीकली इस बात पे कायल करना है, वीक में मैं कोई ऐसा काम करूंगा आधे घंटे का या ऐसी किसी की बात सुनूंगा कि मेरे अंदर एक अच्छाई ऐड हो जाए। अब YouTube आ गया है, अब आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपके पास इतने सारे स्पीकर्स की जो है स्पीच, आपको कोई यू नेम एनी स्पीकर एंड दैट स्पीकर एंड द रिलीजियस पर्सन वुड बी अवेलेबल एंड हिज वीडियोस वुड बी अवेलेबल ऑन YouTube। आप बैठ के उसकी हफ्ते में एक बार आप गाने भी सुन रहे हैं, ठुमके भी मार रहे हैं, दोस्तों में हैंग आउट भी कर रहा है, वो तमाशे चल रहे हैं। यार एक हफ्ते में एक बार किसी ऐसे आदमी की बात सुन लो जिसकी बात तुम्हारे दिल को टकराती है। सो दिल को टकरा रही है तो लेट्स से इट्स नुमान अली खान, लेट्स से इट्स शहनशाह नकवी, लेट्स से इट्स तारिक जमील साहब, लेट्स से इट्स अल्लामा तालिब जौहरी, व्हाटएवर द पर्सन इज, जस्ट लिसन टू हिम, जस्ट लिसन टू हिम। और उसकी एक बात सुनने के बाद 10 मिनट दे दो उसको, एक बात सीख के ऐड कर ली। आज मौलाना साहब कह रहे थे पानी ठहर के पीना चाहिए वरना दिल का दौरा पड़ सकता है। आज मौलाना साहब ने बड़ी तरीके से बात सिखाई कि नबी माफ करते थे, माफ करना चाहिए। तो नाउ यू नीड टू ऐड दिस इज द एज एक्चुअली। और सबसे जरूरी बात, अभी नमाजें शुरू की ना तमाम उम्र नमाजी रहोगे, अभी जलालतें शुरू की ना तमाम उम्र जलालतें करोगे। तो प्लीज 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 यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एज ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज द एज ऑफ बिल्डिंग अप एंड डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। और ये सारी ये घरों में बैठ के कहीं वक्त जाया हो रहा है ना, उसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कीमती वक्त कितना है। तो जहाँ 24 घंटे का जो पूरा आपका टेन्योर और ड्यूरेशन है, जिसमें आपने दोस्ती, बात, फोन, तो मोबाइल, तो पुराना, ये आईफोन वाले बड़े मजेदार है, ये बताया था आपका स्क्रीन टाइम भी इतना लगा हुआ, 2.5 घंटे या 3.5 घंटे आपने अपना मोबाइल में मुंह घुसड़ के रखा हुआ था, 3.5 घंटे आपके मोबाइल फोन के हैं, 4 घंटे आपके नेटफ्लिक्स के हैं, 8 घंटे आपके सोने के हैं, 2 घंटे आपके बहन भाई को तंग करने के, 1 घंटा अम्मी से जो है वो डांट सुनने का है। तो भाई 32 मिनट्स नमाजों के, इतना बड़ा ड्यूरेशन है 24 आवर्स का, 32 मिनट्स नमाजों के हैं। बड़ा तेज से पढ़ ले, शुरू में बस दिल में नहीं लग रहा, पढ़ लो, बाद में आपकी जो है जिंदगी में ऐड हो जाएगी मुस्तकिल, अभी से ही। फिर एक टाइम आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू बी टुवर्ड्स इश्क इलाही, तो फिर ये दाढ़ियां, तो फिर ये हिजाब और ये सारी बातें बड़ी मामूली सी लगती हैं, कोई चीज ही नहीं है, कोई सीन नहीं, कोई मसला ही कोई नहीं है। सो दिस इज द एज, और ये एज में आपने नबी से सीखना है। नबी अलैहिस्सलाम इस एज में पार्टिसिपेट करें हुलुल फुजूल में। आप बकरियां चलाना, अब मैं आपको बकरियां चलाने को तो नहीं बोल रहा, लेकिन आप गाड़ियों का शौक रखते हैं, आप फलाने का शौक रखते हैं, आप जो है वो पबजी खेलते हैं कि आपको काउंटर पे स्ट्राइक करना है, या आप कैंडी पे क्रश कर रहे हैं, या फिर एंग्री पे बर्ड कर रहे हैं, वो आपके मसले हैं। लेकिन उसके साथ साथ व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, हु इज दैट स्पीकर, व्हाट इज दैट बुक व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब बुक्स वाला दौर जाता जा रहा है, वीडियोस वाला और ब्लॉग्स का दौर आता जा रहा है, तो देखें बैठ के आप जनाब जो है उन लोगों की बातें सुन रहे हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ गालियां दे रहे हैं, और एक दूसरे को जो वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, जो वो गालियां गलोच चल रही होती हैं, वो फलाना यूट्यूबर उसके बारे में बोल रहा है, उसके बाद उससे गालियां सुन के आपने गाली ही देनी है ना आगे से। हाँ, रोस्टिंग सुन रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, तो यार ये तो फिर आपके अंदर गीबत डालेगा। अब तुम मीम्स हो ना, तुम गीबत वाले आदमी होगे, तुम लोगों की इज्जतें उछाले हो, तुम लोगों के जो है तस्दीक करने वाले आदमी होगे। तुम बैठ के कोई एक सुनो उसको जो ढंग की बात करे, फिर तुम ढंग की बात करोगे। So these are the 10 years. अब 10 years में तुम्हारी डिग्री क्या होगी, तुम्हारी कम्युनिकेशंस क्या होंगी, 10 years में तुम किस तरह के जो है बाद में जाके तरक्की करोगे। मैं तो तमन्ना करता हूँ सारे ऑक्सफोर्ड जाओ, सारे जनाब जो है वो आईवी लीग की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के लिए जाओ, सबकी तमन्ना हम करते हैं। लेकिन तुम जब जा रहे होगे इंशाल्लाह हार्वर्ड पढ़ने के लिए, हार्वर्ड में तुम एक अलग आदमी औरत नजर आ रहे होगे, ओए होए जबरदस्त लिंग्विस्टिक्स देखिए, तो बात देखिए, तो शशका, तो स्वैग देखिए, सब अपनी जगह पर है। लेकिन जब आती है सुन्नत की बात, तो इसका मामला, इसका मिजाज, का किरदार ही और है। याद रखना, बदतरीन लोगों को भी नेक लोग पसंद होते हैं, तो यू नीड टू बिकम अ नेक पर्सन। So how would you learn generosity? Just do one thing for me. Just do one thing. Especially the girls I'm talking to you. जब किचन जा ही रही हो,
तो एक ढक्कन लो छोटा सा, मेरे पास बॉटल मौजूद नहीं है, एक छोटा सा ढक्कन लिया, चलो मैं यहाँ ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूं। ये ढक्कन खोला आपने, आपके पास कोई बॉटल होगी, उस बॉटल के अंदर इतना थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल के जाके गैलरी में रख दें, या जनाब जो है वो छत पे रख दें। चिड़िया आएगी, पानी पिएगी, दुआ देके जाएगी। वाह, पूरे कराची में ये घर था जिनको चिड़ियों का ख्याल था। और फिर जब जा ही रहे थोड़ा सा बाजरा भी डाल के आ जाए, थोड़े से चावल डाल के कबूतर कहेंगे वाह जबरदस्त, सारे के सारे कंजूस नमक चूस। यही वो जगह और घर है जहाँ से खाना मिलता है। जब परिंदे दुआ दे के जाएंगे और फिर अल्लाह के फरिश्ते दुआ नहीं देंगे, फिर अल्लाह पाक नजर रहमत से नहीं देखेंगे। अब इस चीज को छोड़ो, अल्लाह दुआ, अल्लाह मदद करेंगे नहीं करेंगे, या फरिश्ते मदद, अभी छोड़ दे इस बात को। You are having this kind of soft heartedness with yourself that you are concerned about the food and the water and the pani for the parindes. तो आप उनके लिए पानी लेके दिए, इससे आपके दिल, आपकी शख्सियत 16 साल की उम्र से हमदर्द है, 16 साल की उम्र से जेनरस है, जिसको जानवरों का भी ख्याल है। यही तो उम्र है इन चीजों को सीखने की। अभी से जेनरोसिटी सीखो, अभी से अपने उन चीजों में इन्वॉल्व हो। जाओगे ना अभी, जैसे ही जो है वो बैन खत्म होगा तो फिर आप पार्टिसिपेट करोगे, मंच शंस में जाओगे, कोई तुमके मारेगा, गाने गाएगा, तो फेयरवेल पे को मस्ती करेगा, कुछ भी करोगे, वो सब हो रहा है ना। कायज़म बन रहे, मूछे बन के इलामा इकबाल की नकल उतार रहे हैं उनकी, वो सब होगा, मिमिक्रीज होंगी। लेकिन भाई ये सब भी होगा। खाना खिलाएंगे गरीबों को, क्योंकि हम आज से सखी, हम हमेशा सखी रहेंगे। और आज से अगर अल्लाह पाक तुम्हारे अंदर आदत हुई कि तुम लोगों को खाना खिलाते हो, हमेशा अल्लाह देने वाला हाथ रखेंगे, इंशाल्लाह भीख मांगना हाथ नहीं रखेंगे। So these are actually the 10 years, and these 10 years are going to make a decision that what kind of personality you are, and whether you are going to be a generous or a miser person, you are going to be a person of morality or immoralities, or what kind of personality or shakhsiyat you are. और अभी से ही तुम इस बात को, लोगों को सुनो, नबी की बातें सुनो, हदीस सहाबा और अहले बैत के किस्से सुनो। डिप्रेशन होने लगे ना कभी, किसी भी जिंदगी में के मोड़ पे, कभी भी तुम्हें ये लगने लगे ना कि बस तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल, जिस दिन लगे ना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल है, मेरी भाइयों वाली गुजारिश है आपसे, आप सिर्फ ताइफ का किस्सा पढ़ें, आप सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसिक्यूशन की दास्तान पढ़ें, और आप सिर्फ साथ में पढ़ने की कैसे हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली कितने सही थे, उनको शहीद किया, और फिर आप करबला पढ़ें। आप कहेंगे मेरी जिंदगी में तो कोई तकलीफ ही नहीं आई। The moment you are going to read others, then you will know what is problem, what are difficult, what is depression, what is तकलीफ, and then you will be able to deal with yourself कि अबे यार अपनी जिंदगी तो बहुत चिल है, वो तो रेगिस्तान की धूलों और मिट्टियों को पढ़ के वहां पर कितने प्यारों को जो है वो शहीद करवा के आ गए हैं, वो जाने देके कुर्बानियां देके आए। हमें तो एसी में बैठ के चिल करना है, पॉपकॉर्न खा के नेटफ्लिक्स देखना है। तो भाईजान और बहना सालों की से गुजारिश है, ये 10 साल पढ़ाई कोई भी हो जाएगी, मैट्रिक, इंटर, ओ, ए, यूनिवर्सिटी पढ़ के गैप से, फलाने गैप से नौकरी, सब होता रहेगा, सब करते हैं। आप इन 10 सालों में अपनी शख्सियत पे काम करेंगे, और आप अपने आप को आप खुद बताएंगे वो कौन होगा जो, जिसकी आप हफ्ते में एक बार बात सुनेंगे, और वो एक बार बात सुन के जो आपकी स्पिरिट को नर्चर करेगा, जो आपकी रूह की ग़िज़ा आपको देगा, जो आपको अच्छाई पे कायल करेगा। तो वो बड़े आपके अब्बू वो बहुत बोलते हैं यार बेटा गैदरिंग सही रखना। आप कहते हैं यार अब्बू हमारे अजीब ही अनुकूल किस्म के आदमी है, उन्हें क्या पता यार ये वडेरे का बेटा है, इससे दोस्ती करेंगे, लैंड क्रूजर में घूमेंगे, फड्डे में काम आएगा। अब्बू को क्या पता कूल अनकूल का क्या फैक्टर होता है। तो हम तो भाई उसके साथ रहेंगे जिससे हमारी जो बात मामला को, आपको जिना की तरफ लेके जाएगा, आपको चोरी चकारी की तरफ लेके जाएगा, फड्डे की तरफ लेके जाएगा। तो ये गैदरिंग बड़ा मैटर करती है, किस माहौल में रहते हो, किस माहौल को पसंद करते हो। तो मैं कह रहा हूँ सारी चीजें करके देख लो, लेकिन मोरालिटी को मत छोड़ना। So Prophet peace upon him gave us a huge message, जो कि usually लोग यहाँ पर मिस कर जाते हैं, कि in this age, in your age, he was participating in all these things। और फिर Prophet peace upon him अपने आगे सिर्फ इंसाफ पसंद के इस लेवल पे देखा। अब जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी एज के प्रॉफिट नबी जब थे तो हुजूर ने हुजूर में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या आया, आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, जस्टिस आया। जब प्रॉफिट की जिंदगी में जस्टिस कूट के भर गया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब नबूवत के साल आए तो he was the man of justice and he gave that kind of priority to justice कि आप उसके सामने बात ही नहीं सुनते थे, मतलब उससे अपने डिसीजन को या जस्टिस के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मदीना में थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बेटा 3 ट्राइब्स टॉप के थे। कुरैश इज द सम ऑफ 12 ट्राइब्स एक्चुअली, उनमें 3 ट्राइब्स ऐसे हैं जिनका मुकाबला नहीं था, मतलब वो मतलब यू कैन से दैट ट्राइब्स में सेलिब्रिटी थे। बनु हाशिम प्रॉफिट का ट्राइब, बनु उमैया हजरत उस्मान वाला ट्राइब, बनु मखजूम जो तीसरा ट्राइब का किस्सा आ रहा है ये है अबू जहल वाला ट्राइब। बनु मखजूम की एक औरत थी, उसका नाम था फातिमा, उसने चोरी की। अब आपको याद है कि एज फॉर द थीफ मेल और फीमेल कट ऑफ हिज हैंड्स, और चोरी का बताया था कि उसका क्वार्टर ऑफ दिनार के बराबर चोरी होनी चाहिए। तो फातिमा का केस जब आया तो शी वाज फाउंड गिल्टी, और क्वार्टर ऑफ दिनार से ज्यादा इसने चोरी की हुई थी। सूरह माइदा वर्स 48 में हुक्म आया हुआ था, नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दे दिया कि बड़े मखजूम की हो कहीं की भी हो,
इसकी सजा ये है कि इसका हाथ काटा जाएगा। इधर सजा अनाउंस हुई है, उधर लोगों की अजीब और गरीब हालत हो गई कि यार बनु मखजूम की औरत के हाथ कटेंगे, बनु मखजूम की इतनी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कितनी कितनी जग हसाई होगी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन किसी एक शख्स की हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सिफारिश करे, बिकॉज़ एवरीबॉडी न्यू दैट ही इज सो रिजिड अबाउट द लॉज एंड अबाउट द जस्टिस फैक्टर। नबी इस्लाम फैसला नहीं चेंज करेंगे। लेकिन लोग तो बड़े शरारती होते हैं। प्रॉफिट पीस अपॉन को 3 बच्चों से बड़ा प्यार रहा है। वो जो आपकी गोदों में थे, जिनके जो अक्सर होंठों को चूमते हुए प्रॉफिट नजर आए, छोटे उन्होंने कहा कि जो आपकी गोदों में रहे वो हजरत हसन थे, हजरत हुसैन थे, और उनसे पहले जो उनसे उम्र में ज्यादा थे वो ज़ैद बिन हारिस के बेटे उसामा बिन ज़ैद थे। लोगों को लगा उसामा के थ्रू प्रॉफिट से कहेंगे ना, प्रॉफिट हो जाएंगे थोड़े से इमोशनली मजबूर और प्रॉफिट सजा चेंज कर देंगे। तो लोगों ने उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस से कहा कि आप प्रॉफिट से कहे कि ये सजा चेंज करवा दें, बनु मखजूम की बदनामी बहुत होगी। उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस उम्र में बहुत छोटे थे, वो बस लोगों की बातों में आ गए, प्रॉफिट के पास गए, and he said that, Ya Rasulullah, when you announce the verdict for Fatima of Banu Makhzum, so that verdict is going to bring a lot of badnami and a bad name to tribe Banu Makhzum. तो मेरी आपसे बड़ी बरादराना गुजारिश है, आप ये सजा जो है वो चेंज कर दें या सजा में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, क्योंकि बनु मखजूम की औरत है। सही बुखारी इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर कुरान ऑन द फेस ऑफ अर्थ। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने प्रॉफिट मोहम्मद के अल्फाज कोट किए हैं। प्रॉफिट ने उसामा से कहा कि उसामा, आपसे पहले की कौमें इसलिए तो बर्बाद हो गई क्योंकि उन कौमों ने ताकतवरों को छोड़ दिया और कमजोरों को सजा दी। खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती ना आज बनु मखजूम की फातिमा की जगह, जो कि नहीं हो सकती, प्रॉफिट ने कहा कि उम्मत की 4 बेहतरीन खवातीन में से खातून फातिमा तो ज़हरा है, लेकिन प्रॉफिट ने कहा मेरी बेटी भी होती तो भी सजा यही होती कि जस्टिस में जीरो कॉम्प्रोमाइज है। इतना कूट कूट के जस्टिस जो कभी उसमें उस वैल्यू को हिलने नहीं दिया प्रॉफिट ने। क्यों था? क्योंकि आप जब प्रॉफिट जब आपकी उम्र के थे तब से ये वैल्यू आपकी पूरी शख्सियत में स्ट्रांगली इनकलकेटेड थी। तो प्लीज इस बात को समझें, जस्टिस आप आगे भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने आज से इंसाफ नहीं सीखा। तो यही 10 साल में कुछ और सीखा ना सीखा, नमाज लाजमी सीख लेना। और ये जस्टिस वाली मिसाल पूरे सिलेबस में बार बार यूज होगी। बनु मखजूम की फातिमा की अजान में हो रही है तो उस वक्त पॉइंट भी लिख लेंगे और आगे बात भी कर लेंगे। लिखें। अच्छा, तो मेरा आप लोग से एक सवाल है और वो ये कि व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू इन योर लाइफ। अभी आपके साथ में बहुत सारी चीजें होंगी,
तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत, बहुत सारी नेमतें हैं, तो उसमें सबसे बड़ी नेमत जब आपसे कोई पूछे तो आपने जवाब देना है ईमान, ठीक है ना? और आपकी ज़िंदगी में सबसे अज़ीज़ ज़ात कौन-सी है? तो आप बोलेंगे अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूल के सहाबा और अहले बैत, ठीक है ना? ये तो कैटेगरी छिड़ नहीं सकती है, इसको आप छोड़ दें। मतलब ये तो हो गया मामला। लेकिन इन हज़रात और इन नेमतों के बाद सबसे बड़ी नेमत जो आपको अल्लाह पाक ने दी है वो क्या है? मानूर का जवाब आ गया है माशाल्लाह से, एंड शी इज़ परफेक्ट इन हर आंसर। और ऐसे ही जवाब जो है वो काज़िम ने भी दिया है, अनीबा का जवाब भी दिया। अनीबा तो पहले से पढ़ी हुई, अनीबा तो शरारतें कर रही है, इनको सब पता है मैं बोलने क्या वाला हूँ। नबिया इस्फ़हानी है, तो ठीक है, वेरी गुड बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, आंसर तो परफेक्ट है। लेकिन आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लिटिल चेंज इन दैट, ओके? थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हुज़ूर इस्लाम के रेफरेंस से आपने एक बात को पकड़ना है और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कितने ब्लेस्ड और कितने ज़बरदस्त किस्म की नेमतों से गुज़र रहे हैं। So if you are saying that one of the biggest blessings in life is are your parents, so let me just assure you, उसको थोड़ा सा यूं समझिएगा कि पेरेंट्स का होना जो आपकी जिंदगी में है वो तो बहुत सारी चीजें लाएगा। पेरेंट्स नहीं तो क्या होगा? लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ मटेरियल। ज़्यादा बाप जिंदा नहीं होता तो फिर कमाने वाले कम होते हैं और फिर हो सकता है कि अक्सर जो है वो आसाइशें कम मिले। ये सारी चीजें ना कहीं और से भी मिल जाती हैं। एक चीज जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलती है और कहीं और से नहीं मिल सकती, उसको बोला जाता है 24/7 अनकंडीशनल लव की सप्लाई। क्या बोल रहा हूं मैं? 24/7 अनकंडीशनल लव की सप्लाई। तो एक तो मोहब्बत है ना, मोहब्बत तो बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, तो चलते फिरते महबूबा भी मिल जाती है, मोहब्बत है तो चलते फिरते शॉपिंग मॉल में भी हो जाती है। एक है मोहब्बत और एक है अनकंडीशनल। एक तो चले अल्लाह रसूल की मोहब्बत अनकंडीशनल, वो टॉपिक हमारा आज का नहीं है, वरना उस पर बात करते हैं। तो हम बात तो करें 24/7 अनकंडीशनल लव, मोहब्बत की सप्लाई। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was born as an orphan. So when he was a yatim person, so he did not have his parents. और जब उनके वालिदैन नहीं थे तो he exactly knew what he was missing. I am not making any sort of accusation towards Abu Talib or his wife Hazrat Fatma. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने प्रॉफिट को अम्मी अबू जैसा प्यार नहीं दिया, बल्कि मैंने तो कल ही आपको पढ़ाया कि they were trying to fill up that vacuum in Prophet's life, और जो हुजूर इस्लाम की जिंदगी में कमी थी उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मैं वो तो बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे, लेकिन वो जो एक असली माँ बाप वाला प्यार होता है ना यार, वो असली माँ बाप वाला जो प्यार, जो अनकंडीशनल मोहब्बत है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ही मिल पा रही होती है। वो यूजुअली फिर जो है वो स्टेप फादर और स्टेप मदर या फिर जो है वो फॉस्टर फादर फॉस्टर मदर नहीं वो काम कर पा रहे होते। तो मुझे बजाते खुद जो है वो वाइट कलर की जो टी शर्ट है टॉमी हिलफिगर की, वो बहुत पसंद थी एक जमाने में, और बड़े शौक से, और ओरिजिनल ब्रांड ओरिजिनल पहनने का शौक जब थोड़ा सा पाल लिया, पैसे आ गए थोड़ा सा शौक पाल लिया, तो मैंने जी वो टॉमी की शर्ट ली। अच्छा, मुझे नफरत है अगर मतलब मैं यूजुअली अचानक से गुस्सा आ जाता है ना, किसी को रिएक्शन देता है, तो मुझे जो रिएक्शन देता हूँ मैं, कभी कोई मेरे जो है कपड़े खराब कर दे या कोई मेरे जूते पे पाँव रख देना, तो वो ज़ाहिर है मैं जरा साफ सुथरा रहने का। तो मैंने जनाब वो टॉमी की शर्ट खरीदी, अमेरिका में गया हुआ था, और मैंने वो टी शर्ट जो है वो खरीद के पहनी पहली बार, और मेरे कपड़ों पे निशान लग जाए तो मैं वहीं पे धोने लग जाऊंगा, तो मुझे वो है थोड़ी प्रॉब्लम है, ये ज़हनी मसला है। तो आयजा हमारी काकी उस वक्त 2-2.5 साल की थी, आयजा ने जो है वो चॉकलेट खाई नहीं, और आयजा के हाथ में पूरी चॉकलेट लगी हुई। आयजा भागती नहीं आई, वो ज़ाहिर है बच्चा बाप को देख के भागता है, बाबा, और ऐसे करके पूरी उन्हें, पहले दिन मैंने वो शर्ट पहनी है, उसका पहले दिन ही खता कमा हो गया है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। आयजा के अलावा कोई और होता तो शायद मैं कम से कम उसको झड़कता तो एक बार, डांटता तो, लेकिन जब आयजा वाज डाइगन, शी वाज पूरी शर्ट बर्बाद थी, पहला दिन था शर्ट का करीब का, पहला घंटा ही था, और मैंने बस उसको प्यार से गले लगाया। तो वो एक बात है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट वाला जो एक फैक्टर आता है, तो वो रोहान साहब वो उठा के कभी रिमोट मार देते थे सर पे, कभी आयजा जो है वो हम सो रहे हैं, छोटी थी तो हम सो रहे हैं, वो धड़ाम आके कूद गई, तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है, और बर्दाश्त हो भी जाता है, वो मोहब्बत वो फैक्टर ही और है। तो वो जो मोहब्बत असली माँ बाप की असली औलाद की तरफ है, वो वाला वैक्यूम, वो वाली फीलिंग जो है वो कहीं और से नहीं मिल पा रही होती। तो जिसके वालिदैन नहीं है उससे पूछा जाए ना कि वालिदैन ना होना क्या होता है, और जिसके हैं, अब जिनके नहीं है, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कहीं आपको जो मैं उस बात को ट्रिगर न करूँ या आपके उस इमोशनल एरिया को मैं जाके हर्ट न करूँ, बट आई डू नॉट नो, लेकिन आई हैव टू स्पीक अबाउट द पेरेंट्स ऑब्वियसली। तो जिंदगी में ना बहुत सारे आगे आपके साथ भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे, whenever you are good at something ना, अल्लाह आपको दिखाएंगे उसी में भी आप कितने नाकाम हैं। So there was a day I was delivering this lecture, और मैं बहादुराबाद के कैंपस अस्करी में था, और वहां पर मैंने पढ़ाया मदर्स का टॉपिक ना, तो इट वाज द ऑडियंस ऑफ 160 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम। मदर्स का टॉपिक पढ़ाते तो अम्मी का जब जिक्र आता है तो प्यार मोहब्बत की बात होती है, और वहां पर जो है बच्चों की आंखों में वो लव, जो टीयर्स ऑफ अफेक्शन, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ साथ वो एक फील आती है, तो अम्मी के साथ बॉन्ड है उसकी वजह से। आधी ज्यादा क्लास रो रही थी। अच्छा, वो धाड़े मार मार के नहीं रो रहे थे, मतलब एक वो फील था, उनका एहसास हो रहा था कि अम्मी ने कितना उनके लिए किया है, उनका ताल्लुक के साथ, या वो गलतियां क्या करते हैं अम्मी की तरफ। I was done with the lecture.
एंड आई वाज डन, मैं क्लास से बाहर आया, मैं जब रुखसत हो रहा था वहां से जाने लगा जरा दूसरी क्लास की डिफेंस में भाग रहा था, तो एक बच्चा बाहर आया मेरे पास और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि आज तक मैं नहीं सोच सका, कि मैं आज तक सालों मैंने आज तक नहीं सोच सका मैं उसको जवाब क्या दूं उस बात का। तो वो भाई साहब मेरे पास आए और उसने जो है वो मुझे बोला सर मुझे आपसे काम है। मैंने कहा जी। सो दैट बॉय ही मैं जब टर्न हुआ उसकी बात सुनने के लिए तो उसने मुझे गले लगा दिया और गले लगाने के बाद जो है वो अल्लाह का भला करे जो है वो तो काफी रोने लग गया और रोते रोते कहने लगा सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बस एहसास दिला दिया सर अम्मी अब्बू क्या होते हैं सर, आपने एहसास दिला दिया सर, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो मैं भी आई वाज लाइक ओके यू आर ऑलवेज वेलकम समथिंग लाइक दैट। उसके बाद उसने मुझसे बोला कि सर आज आपने बहुत जोर से अम्मी की याद दिला दी है और आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि मेरी है ना अम्मी नहीं है। मैं आई वाज खामोशी छा गई वहां पर। मैंने कहा यार इसको जवाब क्या दूं मैं इस बात का, मेरी तो अम्मी है ना, तुम्हारी भी होंगी, उसकी है नहीं। मैं इतनी मेरी अजीब हालत हो गई, मैं उसको जवाब कोई नहीं दे सका मेरा बच्चा। मैं बस वहां से निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, बस आज तक सोचता ही रहा हूँ कि मैं उसको जवाब देता तो देता क्या, कि कोई बात नहीं अल्लाह आपको एक और अम्मी दे देंगे, कि कोई बात नहीं अल्लाह आपको मोहब्बत के और से देंगे। He exactly from that lecture came to know how it feels to be a parentless person, how it feels to be a yatim person, how what kind of trouble you are going through। और ये जो ट्रबल जिससे आप जाते हैं ना, गाइडेंस कोई दे देगा, थोड़ी मोहब्बत कोई दे देगा, मटेरियल्स आ जाएंगे कमा लेंगे, पढ़ाई किसी और से मिल जाएगी, कोई और रहनुमाई कर देगा। ये जो 24/7 मोहब्बत की अनकंडीशनल सप्लाई है ना, ये कहीं और से नहीं मिलती सर सिवाय वालिदैन के। तो जब जब जिंदगी में है मौजूद ना, तो आपने बस इनको देके सिर्फ, और जब डांटे ना जोर से और जब झड़कने लगे और आप गलत भी नहीं आपको डांटे, आप बस मनी मन पढ़ते रहे इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। बस बस अल्लाह पाक जो है सब्र वाले के साथ है। और ये जो दो लोग खड़े हैं ना, इनकी तरफ से एक ऐसी सप्लाई आती है जो इररिप्लेसेबल है, अल्लाह रसूल के अलावा कोई सप्लाई नहीं दे सकता। वो है 24/7 मोहब्बत का अनकंडीशनल सप्लाई। तो जब रात को आप सो रहे होंगे बीमारी की हालत में, अचानक से कोई कंबल दे जाता है और आपके माथे को चूम के चला जाता है ना, आपको अंदाजा नहीं है। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि मेरा इतना स्केड्यूल बिजी होता है और मैं आयजा से नहीं मिल पा रहा होता। आयजा के सोने का टाइम है, सुबह उसकी स्कूल की क्लासेस होती है। तो मुझे मालूम है ना बीइंग अ फादर, मैं बस आता हूँ कि आयजा किधर, पता चला सो गए। ओए होए इतना बुरा फील होता है कि यार बच्चों से मिले बगैर वो सोने चले गए। तो फिर हम जाके वो जनाब उसके माथे पे पप्पी की, थोड़ा सर पे हाथ फेरा, उसे तो पता ही नहीं होगा, उसे तो बाद में इस बात का एहसास हो ना हो, तो हमें तो पता है कि हमारी ये कैफियत क्या है। तो अम्मी अब्बू मजबूर है इस मोहब्बत को करने में। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर you have been blessed with that particular thing, and you need to understand the most blessed person on the face of earth named Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not have this blessing in his life. He was born as an orphan. He did not know what kind of feeling, what kind of love the father is providing. तो अब्बू यूजुअली तो आई लव यू ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो पूरा सुबह शाम जो मेहनत करने के लिए निकलते हैं, जो उनकी हालत है इस पेंडेमिक में आपके लिए पैसा कमाने की, वो आपको तभी एहसास होगा जब उनकी आप खुद अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलेंगे। अम्मी की एक फील है, अम्मी की एक बात है। तो बस ये इरादा कर लें कि भाई ये जो जिंदगी में ब्लेसिंग है ना, ये पेरेंट्स की प्रेजेंस ब्लेसिंग तो है ही है, उनकी दुआएं तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो मोहब्बत दे रहे हैं ना, जो कि आपको डांटने में भी मोहब्बत है, अबे नहीं जाया करो बेटा तुम 11 बजे के बाद बाहर, इसके पीछे भी कोई वजह होगी ना, कि यहाँ तुम्हारी शख्सियत खराब हो जाएगी, तुम खराब हो गए तो हम बहुत तकलीफ गुजारेंगे इतना बुढ़ापा। So you have this kind of blessing in your life, and you need to understand that it is something amazing. It is, you are a blissful person because you are not a parentless person. और अगर आपके अम्मी अब्बू आपको थोड़ा डांट दें, टपट दें, थोड़ा झाड़ दें, झटक दें, कोई बात नहीं, हैं तो उनसे जाके पूछें जिनके हैं नहीं। तो वो एक लड़का आदमी है, लड़का का कहूँ या आदमी कहूँ, वो आजकल आ भी रहे हैं, मैं वो आर्किटेक्ट के साथ मिलके काम करते हैं, घरों को बनाते हैं। तो एक दिन मेरे पास आके बैठे हुए, तो ही इज लाइक 46 or 47। तो कहने लगे, अयाज भाई नाम उनका, अयाज भाई कह रहे खुर्रम भाई आपकी रूटीन क्या है? मैंने कहा सुबह जाता हूँ स्कूल वेरिटास में पढ़ाता हूँ, इतने सारे सेक्शन होते हैं, फिर कोचिंग जाता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ बड़ा बिजी रहता हूँ, फिर कोई टाइम बचेगा तो ये किसी की बात कर ली, फोन उठा लिया। बड़ा मैंने स्वैगी वे में उसको जवाब दिया। मैंने कहा लाले आपका भाई बड़ा कोई मसरूफ किस्म का आदमी है। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, कहने लगा खुर्रम भाई बात बताएं, अम्मी से कब मिलने जाते हैं? मैंने कहा यार अभी इसको ये उल्टा मुझे ये बोलता है कि वाह जबरदस्त, क्या कामयाब, क्या पैसे हार्डवर्ड वाले आदमी है। सवाल क्या आया, अम्मी से कब मिलने जाते हैं? मैंने कहा सर वीक में एक बार। अम्मी मेरी क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहती है, तो मैंने कहा वीक में एक बार। तो कहने लगा खुर्रम भाई आप अपनी अम्मी से रोज मिला करें। एंड द मोमेंट ही uttered these words, you know what, he burst into tears and he was weeping like a baby, he was crying like a baby।
वो रोने लग गया है। अब गाय who is 46 years old मेरे सामने बड़ा धाड़ा। मैंने कहा क्या हो गया यार भाई, खैरियत है? why so emotional यार? कहना खुर्रम भाई प्लीज अम्मी से मिला करें, प्लीज रोज उन्हें देखा करें। मेरी अम्मी 1 हफ्ते पहले या पता नहीं 2 हफ्ते पहले उसने टाइम बताया इंतकाल कर गई है। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इस बात के लिए रोजाना घुटता हूँ, मुझे कोई एक बार 1 मिनट के लिए मेरी अम्मी से मिला। So when you are going to lose them, if you learn that what kind of blessing they are, then obviously it is going to be too late. And then Prophet is giving you that kind of message from his life as well. Okay, being a parentless person, you are spending a life without them is going to be so hard. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 साल के बाद, हजरत फातिमा की 50 साल की डेथ के 50 साल बाद कब्र मुबारक पे जब गए, कौन को सब मक्का का टाइम था, जो जर्नी चल रही थी, तो सहाबा कह रहे हैं हुजूर ऐसे रो रहे थे कब्र से लिपट के, जैसे कि ऐसा मालूम होता कि अभी चंद घंटों पहले हजरत आमना का इंतकाल हुआ। So Prophet peace upon him spent a life as a parentless person. Well, obviously he did not have his mother and father both, especially after the age of 6. So हुजूर इस्लाम को पता था कि वो कमी, वो what is that kind of dearth in a person's life. So हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसालत का आगाज करते हैं तो आपने कई लोगों का ख्याल किया, लेकिन एक ग्रुप का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखने को बोला, और उस ग्रुप का नाम है यतीम बच्चे। आप प्रॉफिट की हदीस मुबारका उठा के देखें तो यतीम, आपको जहां कोई यतीम मिलेगा ना, आपने उसकी सिर्फ खिदमत करनी है। मैं आपको बताता हूँ, ऑर्फन्स ऑफ सोसाइटी, आप यतीम से कोई आड़ेबाजी नहीं करेंगे। आपको पता चला यतीम है, बस चुप खलास, कोई बहस नहीं, बोले आपको पीट के चला जाए, बोले हाँ ठीक है तू यतीम, कोई मसला नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सिलेबस में, आई एंड द मैन who brings up the orphan will be in paradise like this. Then Prophet pointed out with his 2 fingers, the middle finger and the index finger. हुजूर कह रहे हैं जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहोगे अगर यतीमों का ख्याल रखा तुमने। और एक तो हदीस ऐसी है जिसमें इस कदर इनकरेजमेंट है, जिसने यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखा, जितने बाल इस शख्स के हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां उसको मिलेंगी। अब यतीम के सर पे हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि आपने 5 यतीम बचा के वहां पर ड्रम बजाना शुरू कर दिया, ये नहीं है। यतीम के सर पे कौन सा हाथ रखना, शफकत का। हदीस नहीं समझते बहुत सारे लोग, मुझे पता है। एक यतीम लड़का या लड़की जो है उसके सर पे हाथ रखने के लिए इतनी नेकियां क्यों रखी हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट। खुदा का वास्ता ये वाला पॉइंट समझ लेना, वरना मेरी सारी जो है आपके साथ वर्किंग जाया हो जाएगी। प्रॉफिट पीस अपॉन ने यतीम की तरफ, आप प्रॉफिट की हदीस देखें, प्रॉफिट पीस आपको ज्यादा नहीं बोलेंगे यतीम को पैसे दो, यतीम को फलाना दो, यतीम को, ज्यादातर बात क्या रही है, यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दो। क्योंकि व्हेन देयर इज अ यतीम पर्सन, उसकी जिंदगी में पैसे भी आ जाते हैं, पढ़ाई भी आ जाती है, उसकी जिंदगी में खाना पीना प्रोविजन भी आ जाता है। उसको जिंदगी में क्या नहीं मिलता, वो है प्यार। बस एक बार उसके सर पे ऐसे प्यार से हाथ रख लो तो बस ये मामला क्लियर हो गया। तो मैं नवी कॉटेजेस में रहता हूँ, गुलिस्तान जौहर में। ये 4 घर छोड़ के अरशद भाई रहते हैं, उनका इंतकाल हो गया। और अरशद भाई की एक यतीम बेटी, उनका यतीम बेटा हुआ। मैं अरशद भाई की जो है वो बेटी को चेहरे से पहचानता नहीं था, वो शी वाज हार्डली 8 years old एट दैट टाइम। तो आयजा उस वक्त 2 साल की थी, और मैं जब आया एक दिन गाड़ी नीचे पार्क कर, तो आयजा नीचे ही थी, घूम रही थी अपनी अम्मी के साथ या मोमोज खाई अपनी खाला के साथ। मैंने आयजा को उठाया, वहीं पपियां शपियां की, ऐसे टॉस करना शुरू किया जैसे माँ बाप को बच्चे को उछाल उछाल के हंसाता है। उतने में मैंने बराबर में देखा एक लड़की खड़ी हुई है और वो रो रही है। मैंने कहा यार इसको लड़कों ने छेड़ा होगा, किसी ने इसके लिए टॉफी खा ली होगी, इसने खिलौना छीन लिया होगा इसका। अब मैं तो बाप हूं, मैं तो अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ। माई वाइफ टुक मी टू द कॉर्नर एंड शी सेड दैट क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बाप हूँ, अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ, अभी ऑफिस से आया हूँ, पपियां कर रहा हूँ उसको। सो मेरी वाइफ कह रही है आप बाप हैं, बेटी से प्यार कर सकते हैं, आप ये काम घर भी कर लें। ये जो बेटी लड़की खड़ी है सामने रो रही है, ये अरशद साहब की बेटी है, और जिनका अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। ओए होए, इफ यू गिव मी दैट ऑप्शन मिस्टर खुर्रम हुसैन, इफ एनी देयर इज एन एपिसोड यू वुड लाइक टू रिवाइंड इन योर लाइफ, मैं ये वाला एपिसोड रिवाइंड करूंगा बॉस। इफ एवर आई न्यू that she is the Arshad Bhai की बेटी, she is that girl who recently became yatim, तो मैं तो जनाब उसके सर पे एक बार शफकत का हाथ रख देता। The kind of vacuum in her eyes, the kind of feeling she was going through, and the way she was looking at me and Aiza, वो जो कमियां नजर आ रही थी ना, तो she must have been feeling that। मुझे नहीं पता उसने क्या फील किया, अंदर से वो खुद एक्सप्लेन करे, लेकिन मुझे नजर जो फील आया वो ये कि वो देख रही होगी कि ये बाप अभी बेटी पे ऐसी जान लुटा रहा है। ऐसे मेरा भी बाप था 1-1.5 हफ्ते पहले, वो भी ऐसे ही मुझ पे मरता था, वो भी ऐसे ही मुझसे प्यार करता। आज मुझसे छीन ली गई एक दौलत, वो है 24/7 मोहब्बत की अनकंडीशनल सप्लाई। और भी कोई बाप आ जाएगा, कोई स्टेप फादर होगा, कि फॉस्टर फादर होगा, लेकिन सर ये वाला बाप, ऐसा बाप दोबारा नहीं मिलेगा। सो टू अंडरस्टैंड दैट कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, वो ये you need to take care of this kind of amazing blessing in your life. And number 2, whenever you see any person who is having this kind of lacking in his or her life,
in his or her life जिसके पेरेंट्स नहीं है, खुदा ना उसका बड़ा ख्याल रखें. So Prophet, when he spent his entire life as a yatim person, as an orphan person, he became a master in his treatment towards his destitute. और आपने कहा कि गरीबों का बड़ा ख्याल रखना और एक पार्टी का बड़ा ख्याल रखना है जिनका नाम है यतीम. तो ये प्रॉफिट एक्सपीरियंस करके अल्लाह ने उनको सिखाया ताकि वो बात सब तक इनकलकेट या सब तक ट्रांसफॉर्म हो जाए. लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तकलीफ को झेल के हम तक वो पैगाम पहुंचा दिया. इससे पहले कि हम यतीम हो, अल्लाह हमारे वालिदैन को लंबी सेहत और उम्र और बहुत ज्यादा खुशियां और मसरत नसीब करे, और उनको एक ए स्टार क्या, उनको 10,000 ए स्टार देने के लिए हमारी जिंदगी पूरी तमाम हो जाए तो भी कम है. लेकिन बहरहाल आज के बाद उनकी डांट पे कोई रिएक्शन नहीं है, उनके पीटने पे भी कोई उफ नहीं है, और उनके कहने और डांटने पे कोई चीखना चिंगाड़ा नहीं, क्योंकि दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ. अब मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह रसूल सहाबा और अहले बैत के बाद सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? मेरा मैसेज याद हुआ कि नहीं हुआ? पेरेंट्स नहीं है ना जवाब, पेरेंट्स नहीं है ना जवाब. पेरेंट्स की 24/7 मोहब्बत की अनकंडीशनल सप्लाई, पेरेंट्स की मोहब्बत की 24/7 24 घंटे सारा दिन अनकंडीशनल मोहब्बत की सप्लाई. वो बे 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 जो है वो बेसबब आपसे मोहब्बत करते हैं. तो लिखिए 5वां पॉइंट. जज़ाकल्लाह, बहुत सारे लोगों ने जवाब सही लिख दिया. देखो मेरा बच्चा, spending his life as an orphan. It is a 5th point. Spending his life as an orphan. Spending his life as an orphan made him master in his treatment towards the destitute. Spending his life as an orphan made him master in his treatment towards the destitute. Destitute कहते हैं मुफलिस लोगों को, वो लोग जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो या उनकी जिंदगी में कोई लैकिंग बहुत ज्यादा हो. आइए सर, पेज नंबर 43. Please go to page number 43. Page number 43, please. पार्ट बी खत्म हो गया हमारा, पेज नंबर 43 पर आ गए और पहला क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं. मैं स्टार्ट करूं? जल्दी बताइए मुझे, स्टार्ट करूं? मेरा बच्चा पेज नंबर 43 में जो है वो पहला सवाल है, राइट अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेशन विद हजरत हलीमा सादिया एंड बहीरा. रिलेशन तो नहीं, बहीरा के साथ तो इनकाउंटर या एपिसोड है, तो रिलेशन की जगह एपिसोड भी लिखा जा सकता है. 2 पैराग्राफ बनेंगे. मेरे ख्याल से आप लोग इसका होमवर्क भी कर चुके, तो जिन्होंने होमवर्क कर लिया खैर है, और जिन्होंने होमवर्क में भी कर लिया है तो वो भी यही वाले जवाब बनेंगे, सेम टू सेम. लेकिन यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि 2 ही जो है वो पर्सनैलिटीज एक आंसर में आ सकती हैं. तो नंबर 1 लिखें हजरत हलीमा, पैराग्राफ नंबर 1. अच्छा, 17 मिनट्स का आंसर है. पेज नंबर 39 43 है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है पेज 43. देखो ये लिखा हुआ पेज नंबर सामने लिखा हुआ है. तो यहाँ पर जो है वो हजरत हलीमा का जो आंसर है ना मेरे बेटा, ये 17 मिनट्स के आंसर में ये 10 to 11 मिनट्स लेगा. तो हजरत हलीमा पे टाइम ज्यादा लगने दीजिएगा, लेकिन साथ में जो है बहीरा का आंसर जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा. अच्छा, मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताने वाला हूँ जो कि मुझे अभी अगले क्वेश्चन में केव हेरा और केव सौर में भी यूज करनी है. वो ये, बल्कि लेट मी जस्ट सी हाउ मच नॉलेज डू यू गाइस ऑलरेडी हैव. मुझे एक बात बताइए कि जब ये क्वेश्चन आया हजरत हलीमा और बहीरा का, तो आपके ख्याल से इसमें हजरत हलीमा और बहीरा के 5 मार्क्स इक्वल हैं या नहीं? इस क्वेश्चन में हजरत हलीमा और हजरत बहीरा के 5 मार्क्स इक्वल हैं या नहीं? ठीक है, यस जवाब भी सही है, नो जवाब भी सही है. तो पहले जब भी इस तरह के सवालात आते थे, देखो टेक्निकल बात हो रही है और बहुत ज्यादा पैटर्न से रिलेटेड बात हो रही है. जब भी इस तरह के सवालात आते थे तो एग्जामिनर हमेशा से ऐसे करके लिखता था 2:5. 2:5 का मतलब ये हुआ कि एक इवेंट या एक पर्सनैलिटी 5 मार्क्स की है, तो वो मैक्सिमम 5 मार्क्स दे सकता था हजरत हलीमा पे और बहीरा पे 5 मार्क्स मैक्सिमम दे सकता था. सिंस 2009 टिल डेट एग्जामिनर जो सिलेबस में रिड्यूस कर चुके हैं उसमें वो ये कहते हैं कि हम जब भी कोई ए पार्ट देते हैं उसमें 2 या 3 बातें, हम जितनी भी बातें पूछें उन सबका ओवरऑल मार्क्स हैं 10. इसका मतलब दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अ कैंडिडेट, फॉर अ स्टूडेंट,
लेट्स से एग्जांपल लेते हैं फहीम अहमद की। फहीम ने आंसर लिखा, हज़रत हलीमा सादिया का आंसर अमेजिंग 2 पेजेस का, और एक इंफॉर्मेशन का एक पॉइंट भी मिस नहीं किया। बहीरा का आंसर लिखा तो बहीरा का आंसर 2 वीक था, यानी कि 2 क्या, एक पेज का आंसर लिखा, बहुत सारे पॉइंट्स भी मिसिंग है। अब यहाँ पर फहीम का स्कोर क्या आएगा, लेवल 4। एग्जामिनर जो करंट मार्किंग क्राइटेरिया उसमें करेगा ये कि हलीमा सादिया पर इसको मोर देन 5 मार्क्स देगा, और बहीरा पे इसको अगर 2-3 मार्क्स भी देगा तो भी A स्टार ही आएगा फहीम भाई का। तो यहाँ पर जब 2 इवेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा मेरे सामने, मैं पेपर देने बैठूंगा, मेरे सामने 2 तरह के सवाल हैं। एक क्वेश्चन में राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन, एक इवेंट पूछा है। एक क्वेश्चन है राइट एन अकाउंट ऑफ बॉयकॉट एंड टाइफ, 2 इवेंट पूछे, और मेरे पास चॉइस है, मुझे हमेशा 2 इवेंट वाला क्वेश्चन पिक करना है, क्योंकि 2 इवेंट वाले में पप्पू सीन ये है कि अगर पहला या दोनों में से कोई भी इवेंट वीक हुआ, दूसरा इवेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लेवल 4 आ जाएगा, तो अब एक इवेंट के 5 मार्क्स नहीं है। तो एक स्टूडेंट हजरत हलीमा सादिया का बहुत तफसील से आंसर लिख के 10, 11, 12 मिनट लग जाएंगे, और बहीरा विद इन 5 to 6 मिनट्स या 7 मिनट्स में आराम से होगा। बहीरा की स्टोरी शॉर्ट है, और वो स्टोरी के बाद भी अगर कोई वीकनेस रह भी गई तो भी लेवल 4 मार्क्स ही आएंगे। तो P1 यहाँ पर हजरत हलीमा, P2 बहीरा। और हमेशा मैंने इतनी बड़ी जो तकरीर आपके सामने की, इसमें बताने का मकसद ये है कि whenever you are picking the question in the especially the optional area, तो बेटा वो पिक करो क्वेश्चन जिसमें जो है वो 2 इवेंट्स पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा एंड फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। Briefly describe these events and explain why he was entitled as Al-Sadiq and Al-Amin। तो यहाँ पर आप जो हैं वो सबसे पहले लिख दें P1 replacing the Blackstone, P2 Al-Sadiq, P3 Al-Amin। अगले सवाल का जवाब में आप लोग मेरी मदद करेंगे। डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम बिफोर ही वाज ग्रांटेड प्रॉफिटहुड। जी जवाब बताएं, फ्रेम बताएं इस जवाब का, फ्रेम, बाकी सारी चीजें छोड़ें, इस आंसर का फ्रेम चाहिए मुझे। फ्रेम तो पता है ना, स्टार्टिंग ऑफ द आंसर, एंडिंग ऑफ द आंसर। क्या बात है शहीद, जबरदस्त। मोहम्मद, शुजात, मरियम बाजी, गुड। तो देखो ये वो 2010 वाली वर्डिंग्स थी जो हमने कल की थी, ये वर्डिंग्स हैं उसके बाद की हैं, उसका एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। तो दोनों सूरतों में वो आपसे कभी लेड अप टू रेवलेशन बोलेगा, कभी बिफोर प्रॉफिटहुड बोलेगा। लेड अप टू बोलेगा, बिफोर प्रॉफिटहुड, दोनों का आंसर सेम रहेगा। देखो फ्रेम, उसके नीचे 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, P1, P2 और P3। फ्रेम आपने मुझे लिख के दे दिया है, 572 610 AD। P1 में लिखें बर्थ एंड अपब्रिंगिंग, P2 में अबू तालिब प्लस बहीरा प्लस फजार वॉर प्लस हुल्फुल फजूल, हुल्फुल फजूल। पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाएंगे तो मैरिज, जो आज हमने पढ़ा था, मैरिज प्लस, जरूर यहाँ पॉइंट बताना होगा, हजरत अली की कस्टडी वाला। उसके बाद ब्लैकस्टोन प्लस फर्स्ट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन ये आउटलाइन, थोड़े डिस्क्राइब बोल दिया नहीं, इसमें आउटलाइन ही होगा। ना 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 ना, उसने डिस्क्राइब लिख दिया है पर ये आउटलाइन होगा। मैं इसको देखूंगा, शायद मैंने गलती से डिस्क्राइब लिख दिया। लेट मी जस्ट सी, हैव अ लुक इन द पास्ट पेपर्स। क्या तो डिस्क्राइब दिया पर डिस्क्राइब कर नहीं सकते इसे। छुट्टी कब होगी, क्या बात है, जबरदस्त। छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, कब होगी छुट्टी।
ठीक है जी, अब हम लोग इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग से फ्राइडे को मुलाकात होगी। ये आज के पॉइंट्स हैं, किसी के मिस हो गए हो तो यहाँ से पॉइंट्स देख सकता है। जी क्लास खत्म हो गई। फी अमान अल्लाह। अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखें, उनकी खूब खिदमत करें और मुझे दुआओं में याद रखें। P3 ही तो दिखाया मेरे भाई, ये P3 तो है सामने। राहिमीन, होमवर्क में जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ वो भी पास पेपर्स वाले, ये वर्कबुक वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर ये होमवर्क के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कल मैंने आपको होमवर्क पहले ही दे दिया और वर्कबुक से मैंने होमवर्क नहीं दिया, तो इसको फिर छोड़ दें। और वो ग्रांड लेटर टू फर्स्ट रेवलेशन वाला होमवर्क आ गया है, वो होमवर्क आप लोग करेंगे। तो मैं बेसिकली व्हाट्सएप पे भी दोबारा वो टाइप करके भेज देता हूँ। तो आज का जो होमवर्क होगा वो लेटर टू फर्स्ट रेवलेशन वाला क्वेश्चन है, जो आज हमने खत्म कर लिया। मैं अभी टाइप करके भेज रहा हूँ यही वाला सवाल आउटलाइन के वर्ड के साथ। तो वो जो हम आखिर में क्वेश्चंस कर होते हैं वो होमवर्क ही होते हैं। सही कह रही हैं आप, ऐसे ही होता है। जी लाइवा लिखना होगा फर्स्ट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन को बताया ना, जैसे कि इवेंट्स लेड टू फर्स्ट रेवलेशन में हमने जब बात की तो अभी केप्ट ऑन मूविंग और हमने फर्स्ट रेवलेशन को सिर्फ कनेक्ट करके 5 वर्सेस देखे। तो सेम लेटर टू फर्स्ट रेवलेशन वाला आंसर यहाँ यूज होगा। तो मैंने मेंशन फर्स्ट रेवलेशन, आई मेंट टू से दैट यू नीड टू आउटलाइन दैट इवेंट अलोंग विद द वर्सेस ऑफ सूरह अलक। तो आप मेरा मॉडल आंसर पढ़ो बेटा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बच्चे कह रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन दिखा दें। होमवर्क क्वेश्चन में भाई ये पहले वाले 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये तीसरा वाला क्वेश्चन होमवर्क का होगा। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है ये है होमवर्क का। नहीं खिजर, यू आर रॉन्ग टू से दैट। यू आर रॉन्ग टू से दैट। यू हैवंट सीन द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ही हैड गॉन थ्रू। एक वसवसे के फैक्टर को लाके आप ये बात नहीं कह सकते कि उनकी जिंदगी आसान थी, हमारी मुश्किल है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ठीक है, दिस वन ऑफ योर ओपिनियंस, सो यू विल कीप ऑन जस्ट लिसनिंग टू मी। और कुछ इयर्स में या कुछ जो इयर्स प्रॉफिट की लाइफ के पढ़ेंगे तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। अब्दुल्ला, अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, तो फजार वर्ड सारी लिख दो। और अगर मैनेजमेंट का इशू, टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है तो फिर तीनों फजार वर्ड स्किप करके सिर्फ फजार बरास का जिक्र करो। आमीन बेटा अब्दुल्ला मंसूर, अल्लाह आपको भी खूब कामयाब करे। मुस्तफा शाह, नोट्स की 10 बुक्स हैं। नोट्स जो हैं वो हर चैप्टर के अलग अलग हैं, लेकिन बायोग्राफी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। बायोग्राफी लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना। जैसे वर्क बुक्स 10 हैं, ऐसे नोट्स भी 10 हैं। Muhammad Hassan, I told yesterday when we were having a discussion about Hazrat Abu Talib. Abu Talib was going through some financial crisis. He was a perfume and cloth merchant when since Prophet was 20 years old. After that, Hazrat Abu Talib was having some financial crisis, और crisis बढ़ते ही चले गए। फिर there was a stage in his life that 2 of his sons' custody, it was taken by 2 amazing people. Number one, Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib took the custody of Hazrat Jafar bin Abu Talib, and number 2, Hazrat Muhammad Sallam took the custody of Hazrat Ali. तो अबू तालिब जो है उनके लिए मामला थोड़े से मुश्किल हो रहे थे, और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बाकी सारी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। सो दैट्स वाई जैसे ख़ानदान के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, तो उस तरह से ये मामला रहा, सपोर्ट का और मदद का। P3 दिखा दें यार, कभी P3 बोलते हो कभी ये बोलते हो। ये आ गया P3। जी बेटा, मैं P3 दिखा दिया। मुजम्मिल और अली, P3 ये सामने आ गया मेरा बच्चा।
अशमन P2 तो काफी लंबा है, यू नीड टू रेफर टू माय रिकॉर्डिंग। ऐसे अगर समझाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें अबू तालिब की बात जो बॉयहुड वाला शेफर्ड वाला फैक्टर है, फिर वो फजार वॉर्स और हुल्फुल फजूल, ये 3 पॉइंट्स मुश्किल हैं। तो यू नीड टू लिसन टू माय रिकॉर्डिंग। कल ही मैंने वो रिकॉर्डिंग मेरा बच्चा सेव कर दी थी, तो उसके बगैर तो समझ नहीं आएगा। अगर मैं कंसाइज होती बात तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता। सुफियान, फिर ये सवाल आप फ्राइडे, बल्कि फ्राइडे नेक्स्ट संडे की क्लास में स्टार्ट में पूछ लेना, तो इस पे कमेंट करता हूँ। पता नहीं अस्करी वाला ने आपको कौन सी क्लास बोली है भाई? सैटरडे इज अ रिपीट क्लास ऑफ फ्राइडे? ना 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 ना, अस्करी वाले ने आपको गलत बताया। मेरी क्लासेस के बारे में मोहम्मद अहमद, आई एम कंडक्टिंग क्लासेस थ्राइस अ वीक, फ्राइडे 4 till 6, सैटरडे संडे 4 till 6। तो अगर आपको टाइमिंग गलत पता चली तो मेरे से आप सुन लें, मेरी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे है। लाइक आई सेड, फ्राइडे को मिलेंगे तो फ्राइडे को मैं 4 से 6 केफेरा वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। कैंपस से कौन से पासवर्ड्स देंगे आप इस्लामियत के, अब्दुल रज़ाक? मेरे नोट्स में तो हैं पास पेपर्स। हाँ, अगर आप एग्जाम गाइड की बात करें, इसमें पास पेपर्स हैं, तो ये अपडेट होने के बाद मिलेगी आपको ये वाली किताब। इसमें पास पेपर्स होते हैं, ये पास पेपर्स वाली बुक है। ये अभी नहीं चाहिए आपको। आज मैंने आपको सारे पास पेपर्स तो पढ़ा है, आप मेरे साथ पास पेपर्स ही कवर करेंगे सारे के सारे। अगर आपको शौक होगा देखने का उनको एक साथ, तो एग्जाम गाइड में देख लीजिएगा, जो कि अभी की नहीं बात की बात है। Workbooks are available at all campuses. ये पॉइंट्स ही हैं, जूम इन भी कर दिया। आई एम फीलिंग गुड, बल्कि आई एम फीलिंग बेटर। आज मैंने वो तब पूरी तफसीलन नींद कर ली है, तो आई एम फीलिंग रियली रियली कंपैरेटिवली आई एम फीलिंग बेटर एज कंपेयर टू यस्टरडे। कल तो बहुत ज्यादा जो है सुस्ती और काहिली हो रही थी, आज बेहतर है तबीयत। जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। जी, जो मेरे स्टूडेंट्स किसी एक कैंपस के होते हैं, अगर वो किसी और कैंपस में क्लास लेना चाहते हैं, उनको इजाजत होती है इस बात की। चलो बेटा, मेरे भी आज 15 मिनट पहले छुट्टी हो गई, अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इब्राहिम, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। नहीं, उस बच्ची को मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई आस्क्ड माय वाइफ टू गो एंड टॉक टू हर। तो आई वाज रिलक्टेंट बिकॉज शी वाज अ यंग गर्ल। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे लिए सिचुएशन ऐसी, वो ज़ाहिर है वो जो लड़का आया था, उसकी पेरेंट अम्मी जिंदा नहीं थी, तो मैं ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता हूँ, एंड आई कुडंट हैंडल द सिचुएशन, सो आई आस्क्ड माय वाइफ टू गो एंड टॉक टू हर। सीआई में पॉइंट्स फॉर्म में लिखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, नॉट एट ऑल। They have given a clear instruction on the top of the sheet in where the instructions are mentioned, and they say that whenever you are answering, you must write in continuous prose. तो continuous prose बेटा पैराग्राफ फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।